Hi everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 3, दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। एज यू ऑल नो कि आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट, और इसके हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं, साथ ही साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर चुके हैं। तो अब बारी आ जाती है इस चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करने की, ताकि हम आगे बढ़ें। तो ऐसा ना हो कि पीछे हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो सब कुछ हम भूल जाएं, ठीक है। तो एक बार बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर लेते हैं रिवाइज इन जस्ट वन गो, और इसका रिवीजन करके, इसको रिवाइज करके फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स को, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि चैप्टर आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैंने तो आपको पढ़ा दिया है। तो अब हम इसको रिवाइज करने की पोजीशन में हैं, ठीक है। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस एक बार देख लेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन फिर कहीं से भी आए तो सारा कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, एक और चीज होती है, जब हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हम हर एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, है ना, कि ये टॉपिक में ये दिया, ये टॉपिक में ये दिया, इस टॉपिक में ये दिया। जब रिवीजन करते हैं तो सबको एक साथ में कनेक्ट करके और फिर चैप्टर को समझते हैं तो हमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। तो इसीलिए अब जो है चैप्टर नंबर 3 को करते हैं रिवाइज, जो कि है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। जो डेली आपकी लाइफ में ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं और आप उन्हें फेस करते हैं इन रियल सेंस। इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है स्ट्रेस के बारे में, ठीक है, कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, किस तरह का होता है, क्या दिक्कतें होती हैं, ये सब कुछ कैसे उसको कोप अप किया जा सकता है, ये सब कुछ हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, MCQ भी आ जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग भी आते हैं, ऐसा हमेशा नहीं बट आ जाते हैं। तो इसलिए हमको इसको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन, देन विल गो फर्दर। तो देखो, बेसिकली अगर हम बात करें लाइफ चैलेंजेस की, सो वी ऑल नो कि हमारी डे टू डे लाइफ में ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे आज स्कूल जाऊं या ना जाऊं, है ना। मान लो कभी सवेरे सवेरे बारिश हो जाती है और स्कूल का टाइम होता है, तो पहला क्वेश्चन मन में यही आता है। सुबह उठ के कुछ मन में नहीं आता, बस यही क्वेश्चन होता है, आज बारिश हो रही है, स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं, ठीक है, या जाना है तो फिर कैसे जाऊं। तो अब इन चीज़ों में जब हम चॉइस बनाते हैं, इस तरह के छोटे मोटे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। कभी कभी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट क्लास 12th में, ऐसा किसी के साथ ना हो पर मान लो वो फेल हो जाए, अब उसको रिपीट करनी पड़ रही है, उसके फ्रेंड्स आगे चले गए हैं, वो क्या करे, कैसे पढ़े, क्या ना करे, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं। अक्सर ये लाइफ में जो भी चैलेंजेस हम फील या फेस करते हैं, वो हमको क्या देते हैं, स्ट्रेस, ठीक है, वो हमको क्या देते हैं, स्ट्रेस। अच्छा देखो, जो स्ट्रेस होता है ना, एक जनरल लेवल का स्ट्रेस हम सबके लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम सबके लिए ज़रूरी है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस अगर हम नहीं लेंगे तो शायद हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आप सुबह उठे और आपने देखा कि यार इतनी तेज़ बारिश हो रही है, स्कूल जाऊँ या नहीं जाऊँ। अगर स्कूल नहीं जाऊँगा तो आज जो पढ़ाई होगी स्कूल में शायद वो छूट जाएगी, और अगर वो छूट गई तो आगे मुझे समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ का जब थोड़ा थोड़ा टेंशन आपको होने लग जाता है तो आप ज़बरदस्ती उठते हो और स्कूल जाते ही जाते हो, है ना। तो जैसे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स का भी स्ट्रेस अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाता है, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी हो जाती है, एग्जाम का स्ट्रेस हो जाता है। तो वो स्ट्रेस ही हमको पढ़ने में हेल्प करता है। अगर हम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगे तो शायद हम पढ़ने ही नहीं बैठेंगे और जस्ट चिल करते हुए घर में रिलैक्स करते रहेंगे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बेसिकली ये स्ट्रेस होता क्या है, तो देखो, ये एक तरह का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फैक्टर है जो बॉडीली और मेंटल टेंशन देता है, ठीक है। फिजिकल यानी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, मेंटल हमारे माइंड को, इमोशनल अगेन हमारे इमोशंस को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ, हमारा माइंड, ये सब अफेक्ट होते हैं। इन सब को टेंशन होने लग जाता है। तो कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो आपको अफेक्ट कर रहा है,
दैट इज व्हाट नोन एज स्ट्रेस। नाउ अब स्ट्रेस को लेके हमारा एक जो मतलब एक मानना होता है वो ये होता है कि स्ट्रेस इज ऑलवेज नेगेटिव, बट यू नो देयर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव स्ट्रेस जिसे बोलते हैं यूस्ट्रेस। तो अगर मैं कहूँ तो स्ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूस्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। दिस इज पॉजिटिव वन एंड दिस इज नेगेटिव वन। क्लियर? तो इस तरह से स्ट्रेस जो है वो दो तरह का है, एक यूस्ट्रेस है, एक डिस्ट्रेस है। यूस्ट्रेस क्या है आपका जो पॉजिटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है आपका जो नेगेटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस है। यूस्ट्रेस वो स्ट्रेस जो एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको होता है जिसकी वजह से आप पढ़ने बैठ जाते हो। डिस्ट्रेस वो जो कहीं ना कहीं आपको मेंटली इमोशनली पूरी तरह से अफेक्ट करता है और नेगेटिव सेंस में आपको हर्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रेस जो है वो इस तरह का होता है, ये हमारी साइकोलॉजिकल एबिलिटी को या स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर देता है। आपका माइंड पीस पे नहीं होता है ना, ये बोल सकते हैं। साथ ही साथ में सभी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस ये सब हमको स्ट्रेस देते हैं। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, जब आप घर से निकलते हो, सब आपके पेरेंट्स भी निकल जाते हैं। जैसे मान लो आपकी मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो सब लोग जब घर से चले जाते हैं, मम्मी घर पे अकेली होती हैं। जब तक आप लोग घर नहीं आते हो उन्हें टेंशन रहती है ना, कि बच्चे घर आ जाएंगे अच्छे से। उनके सामने रहते हो तो आपको उनको स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन जब आप उनके सामने नहीं होते तो उन्हें थोड़ी सी टेंशन रहती है, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, है ना। मान लो कभी आप कहीं घूमने जाते हो या अपने कजन्स के घर पर स्टे करने जाते हो, तो मम्मी को क्या होता है, टेंशन होती है। तो छोटी मोटी चीजें भी क्या करती हैं, हमको स्ट्रेस दे देती हैं। सभी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हमारे लिए चैलेंजिंग होते हैं, हमारे लिए स्ट्रेसफुल होते हैं। घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हमको स्ट्रेस होने लग जाता है। ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली एक लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से बना है जिसका मतलब होता है टाइट और नैरो। अगर हम टर्म पर जाएं तो इसका मतलब होता है टाइट और नैरो। जब स्ट्रेस होता है तो हमको भी एक बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है ना कि बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा हो गया है कि जकड़न सी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज में उलझ चुके हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट नोन एज स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? डाउट तो नहीं है इसमें? होएगा ही नहीं, सिंपल सी बेसिक चीजें हैं, पहले से पढ़ के आ रहे हो, है ना। मैं बस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो एक टाइटनिंग ऑफ मसल्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीजें स्ट्रेस के अंदर होती हैं। स्ट्रेस ह्यूमन एक्टिविटीज से और ज़्यादा अफेक्ट होता है, और ज़्यादा जो है ह्यूमन एक्टिविटी को, हमारी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर देता है। हाई स्ट्रेस की वजह से अनप्लीजेंट इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिटेरिएट हो जाती है। मान लो आपका एग्जाम आने वाला है, ये एग्जामिनेशन वाला एग्जाम्पल इतना दे चुकी हूँ ना कि तुम लोग को रट गया होगा, है ना। कि मान लो एग्जाम आने वाला है और इतना टेंशन तुम लोगों ने ले लिया कि तुम्हारी पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। ये जो स्ट्रेस है ये तुमको बीमार भी बना देगा। तुमको इतना स्ट्रेस रहेगा, इतना टेंशन रहेगा, तुम खाना नहीं खा पाओगे, है ना, टाइम से सोगे नहीं तो तुम अल्टीमेटली बीमार पड़ जाओगे। दूसरी चीज़, हो सकता है इतना स्ट्रेस हो गया कि जो आपने पढ़ा वो भी आपको याद नहीं रहा और आपके एग्जाम्स में इवन आपने और बुरा परफॉर्म किया, है ना, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। यो स्ट्रेस इज़ अ काइंड ऑफ गुड स्ट्रेस, ठीक है, जो हमारी लाइफ के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। इसका अपोजिट होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस होता है जब आपके इन्वायरमेंटल और पर्सनल इवेंट्स विच चैलेंज और थ्रेटन द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रेस है ये यूस्ट्रेस का बिल्कुल अपोजिट है। कभी कभी यूस्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस में भी चेंज हो जाता है। जैसे मान लो आपका एग्जामिनेशन है, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि पढ़ाई करनी है, वो अच्छा स्ट्रेस है, यूस्ट्रेस है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो वही यूस्ट्रेस आपका डिस्ट्रेस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूस्ट्रेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ होते हैं स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स वो सारी चीज़ें जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं। ठीक है, स्ट्रेसर्स क्या है, वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। जैसे एग्जाम इज ऑल्सो ए स्ट्रेसर। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर बोलते हैं। कभी कभी जैसे कुछ ऐसे इवेंट्स, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, कन्फ्लिक्ट हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है स्कूल पे या ऑफिस में, तो ये चीज़ें भी क्या करती हैं, हमको स्ट्रेस देती हैं। इन चीज़ों पर जब हम रिएक्ट करते हैं, है ना, द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, उसे बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो आप ले रहे हो, स्ट्रेसर जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, और उस स्ट्रेसर पर जब आप रिएक्ट करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, ऐसे समझो कि ये स्ट्रेस है जो आप लेते हो, स्ट्रेसर वो चीज़ है जो आपको स्ट्रेस देती है। ठीक है, स्ट्रेसर क्या है, जो आपको स्ट्रेस देती है, और स्ट्रेस लेके आप जब इस स्ट्रेसर पर रिएक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप, स्ट्रेन बोलोगे। नाउ
ये एक साइकोलॉजिकल मीनिंग है स्ट्रेस का कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटीरियर स्ट्रेसर है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिएक्शंस आप देते हो, कोपिंग डिफेंस करते हो इंटरनल स्टेज, और स्ट्रेस का रिएक्शन कि आप उसको चैलेंज करते हो टू बी ओवरकम। ठीक है, अब स्ट्रेस का नेचर कैसा होता है, तो हेंस सेलिए जो फादर हैं मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के, उन्होंने बोला कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। कोई भी चीज़ को लेके जब आप बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हो तो उसे स्ट्रेस बोलते हैं। डिस्पाइट द कॉज ऑफ द थ्रेट द इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड विथ द सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको डिफाइन करने की कोशिश करी, और डिफरेंट स्ट्रेसर्स जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन हमको देते रहते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड ऑफ रिस्पॉन्स रहता है, सबका स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके का होता है। हम लोग हर एक चीज़ को कैसे देखते हैं कि सीधा सिचुएशन फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव, हर एक चीज़ हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मेरे लिए एग्जाम अलग तरीके से होगा, आपके लिए एग्जाम अलग तरीके से होगा, है ना। तो हमारा देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, और इसीलिए स्ट्रेस हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इंडिविजुअल के अंदर रिसाइड करता है या इन्वायरमेंट में है, बल्कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो जो धीरे धीरे करके एम्बेड होता है। मतलब स्ट्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके अंदर प्रेजेंट है और वो एकदम से एक्टिव हो जाती है, बल्कि वो ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे लेते लेते आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से स्ट्रेस को डिफाइन, उसके नेचर को बताने की कोशिश की है। फिर एक थ्योरी के थ्रू और इसको डिफाइन किया, इसको समझाने की कोशिश करी। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस लजारस ने दी थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन वगैरह आ चुका है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है लजारस ने प्रोपाउंड करी थी और उनके कलीग्स ने, और उनके अकॉर्डिंग जो परसेप्शन है स्ट्रेस का वो डिपेंडेंट है अपॉन द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विथ देम। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लजारस ने क्या बोला कि जो परसेप्शन है स्ट्रेस का वो डिपेंडेंट है अपॉन द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू हिम और हर। आप कौन सी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से अप्रेज करते हो, या क्या आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। अगेन वही वाला एग्जांपल एग्जाम वाला कि एग्जाम है आपके, अब अगर आपको एग्जाम से डर नहीं लगता तो वो आपको स्ट्रेस नहीं देंगे, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो। अगर आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आते, आपको एग्जाम से डर लगता है तो वो आपको स्ट्रेस देगा। मान लो आपके पास में पढ़ने के लिए किताबें वगैरह सब कुछ हैं तो शायद आपको स्ट्रेस ना हो, लेकिन मान लो अगर आप पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, किताबें नहीं है, साल भर नहीं पढ़ा तो आपको स्ट्रेस होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उस इवेंट को अप्रेज करते हो और क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास में है। कॉग्निटिव अप्रेजल का मतलब ये है कि आपका जो माइंड है उस एक चीज़ को किस तरह से समझने की कोशिश करता है ना, कि वो चीज़ कैसी है। अप्रेजल का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में जानना, है ना। जानना, पहचानना, मेजर करना एक्सेट्रा। एक an individual's response to a stressful situation largely depends upon the perceived events and how they are interpreted and appraised। तो एक इंडिविजुअल के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन इसी तरीके से डिटरमाइन होती है। अब दो तरह के अप्रेजल होते हैं, एक प्राइमरी अप्रेजल होता है, एक सेकेंडरी अप्रेजल होता है। प्राइमरी अप्रेजल होता है वो कि जब आप कोई न्यू या चेंजिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव देखते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में। नेगेटिव इवेंट्स को आप उसके पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज के फॉर्म में देखते हो। तो प्राइमरी अप्रेजल क्या है कि कोई भी चीज़ नई है आपके लिए, कोई भी चीज़ इमर्जिंग है, चेंज हो रही है, तो आप उसको कैसे समझते हो, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये न्यूट्रल होगा। जैसे मान लो आपका स्कूल चेंज हो जाता है, आपके लिए सब कुछ नया होगा, तो आप उसको पॉजिटिवली लेते हो कि अरे यार ये पुराना वाला स्कूल तो ऐसे ही था, नया वाला मस्त है, उसमें मज़ा आएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोचते हो कि ठीक है जैसे ये स्कूल था वैसे ही वो भी रहेगा, तो न्यूट्रल है। या फिर आप ऐसे सोचते हो कि पुराना वाला स्कूल तो कितना अच्छा था, कितने सारे फ्रेंड्स थे, नया पता नहीं कैसा होगा, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, कि वो शायद अच्छा नहीं होगा, मुझे वहाँ उतना मज़ा नहीं आएगा। सॉरी। तो जब भी आप नेगेटिवली अप्रेज करते हो तो आप उसमें तीन चीज़ें देखते हो, हार्म, थ्रेट और चैलेंज। हार्म का मतलब होता है कि डैमेज दैट इज ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट। जैसे कि आपका स्कूल चेंज हो गया, अब आप नए स्कूल में जाओगे तो आपके पुराने वाले फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाएंगे, तो दिस इज द हार्म जो ऑलरेडी आपके साथ में हो चुका है। थ्रेट का मतलब होता है डैमेज जो कि आगे हो सकता है, क्या पता शायद अच्छे फ्रेंड्स ना बने। एंड चैलेंजेस जो कि एसोसिएटेड विथ मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस, कि अब आगे किस तरह से इस स्कूल में सर्वाइव करना है। तो हार्म, थ्रेट और चैलेंज आप हमेशा देखते हो, और आप इस एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, इवेंट में कैसे कोप अप करते हो, ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते हो, ठीक है। तो उसको प्राइमरी अप्रेजल बोलते हैं। सेकेंडरी अप्रेजल होता है कि अब क्योंकि स्ट्रेस हो गया है मान लो, ठीक है,
तो कोपिंग एबिलिटीज और रिसोर्सेज, जैसे अब स्कूल तो चेंज हो ही गया है, कुछ तो कर ही नहीं सकते हैं, पुराने दोस्त वगैरह भी छूट गए हैं और नए वाले भी पता नहीं कैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे या नहीं, टीचर समझेंगे या नहीं, किस तरह से कहीं मुझे बुली ना करने लग जाएं, इस तरह के थॉट्स मन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक चीज हो रही है कि आप अपनी कोपिंग एबिलिटीज को एसेस करते हो तो क्या कि जो मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है क्या कि आप वो जो हार्म थ्रेट चैलेंज आपके साथ में उस इवेंट से हो रहा है आप उसको मीट आउट कर पाओगे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटल, फिजिकल, पर्सनल, सोशल ये सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप डील कर लोगे, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो डील करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसे सेकेंडरी अप्रेजल बोलते हैं। तो हमेशा हम हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं और तब जाके वो चीज़ हमको स्ट्रेस दे रही है नहीं दे रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो 2 लेवल हैं अप्रेजल के, ये सिर्फ कॉग्निटिव या बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को ही डिटरमाइन नहीं करते हैं, लेकिन इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को भी डिटरमाइन करते हैं। ये क्वेश्चन वगैरह में आ चुका है तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लजारस। अब इसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मान लो मतलब क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर हेल्प आउट करेंगी, कौन कौन से वो सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप अप्रेजल करोगे। जैसे आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे मान लो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अभी आप इस स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, अब आपके पेरेंट्स ने आपको किसी न्यू स्कूल में भेज दिया सॉरी, इसके पहले आप किसी एक आध स्कूल में और थे। ठीक है, अभी आप कौन से स्कूल में हो, ये वाले में, पहले आप इस स्कूल में थे, अब आप उस स्कूल में जा रहे हो। मान लो जब आप इस स्कूल से इस स्कूल में गए थे तब आपको ऐसा था कि यार मेरे पूरे फ्रेंड्स छूट गए, मैं नए स्कूल में कैसे रहूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो उस एक टाइम पर आपको थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था। लेकिन जब आप इस स्कूल में आए तो आपको यहाँ पर नए फ्रेंड्स मिल गए और वो फ्रेंड्स अच्छे थे, आपने इस स्कूल में अच्छे से कोप अप कर लिया। अब आपको वापस से स्कूल चेंज करना है तो आप सोच रहे हो कि नहीं यार, पिछली बार भी मैंने ऐसा सोचा था कि पता नहीं फ्रेंड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसा इन्वायरमेंट होगा, लेकिन इस स्कूल में आके अच्छे फ्रेंड्स बन गए ना, तो उस स्कूल में भी अच्छा ही होगा। तो आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको स्ट्रेस दे मतलब होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। कंट्रोलेबल, आप कितना ज्यादा किसी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हो, आप कितना ज्यादा अपने फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हो, सेल्फ कंट्रोल है ना, आपका सेल्फ कंट्रोल कितना ज्यादा है, वो चीज भी स्ट्रेस में हेल्प आउट करती है। जैसे सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है कि मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सेल्फ डाउट है कि पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, तो फिर स्ट्रेस हो सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर अब स्ट्रेस को लेकर रिएक्शन आप कैसे देते हो, तो रिएक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल भी होते हैं, बिहेवियरल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं और कॉग्निटिव भी होते हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं कि एट द फिजियोलॉजिकल लेवल अराउजल प्लेज अ की रोल इन स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर। तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस दे सकती है या आपको स्ट्रेस दे रही है, तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करोगे, तो उसमें पहला है फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, है ना, कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो इसमें आपको पढ़ना है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या है, पार्ट ऑफ अ ब्रेन, पार्ट ऑफ अ ब्रेन जो क्या करता है, इनिशिएट करता है एक्शन को। तो आपके ब्रेन के अंदर, ये आपका ब्रेन है मान लो, इसमें है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये पूरा आपका ब्रेन है, इसके अंदर एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक्शन इनिशिएट करता है, आप कैसे काम करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेस देती है तो वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैटिकोलेमाइंस, जो कि एक एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन है, ठीक है, उसको ब्लड के अंदर क्या करती है, रिलीज करती है। इसकी वजह से मतलब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, फिर आपके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है और जो एड्रिनल ग्लैंड में से ये जो कैटिकोलेमाइंस है ये भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपकी बॉडी एक्टिव होती है कि या तो इस स्ट्रेस सिचुएशन के साथ में लड़ लो या तो भाग जाओ। जैसे एग्जाम हो रहे हैं, या तो पढ़ाई कर लो या तो पढ़ाई करना छोड़ दो, ठीक है, 2 चीज़ें होंगी। अब वो आपके ऊपर है कि आपको पढ़ाई करना है या आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कॉर्टिसोल को सीक्रेट करके रखता है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो सेकंड पाथवे भी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का काम आपको कहाँ पर बताना है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर।
इमोशनल रिएक्शन में ये होता है कि या तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, आपको डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, एंगर होगा, डिप्रेशन होगा, ये सारी चीज़ें, मूड स्विंग्स होंगे, ये सब इमोशनल रिएक्शन में होता है। बिहेवियरल रिएक्शंस में ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप कहीं ना कहीं वर्चुअली लिमिटलेस जो है, बिहेवियरल रिएक्शंस जो होते हैं वो वर्चुअली लिमिटलेस होते हैं। डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रेस आपको मिल रहा है। जैसे कन्फ्रंटेटिव एक्शन या अपोजिशन अगेंस्ट द स्ट्रेसर और विथड्रॉल फ्रॉम द थ्रेटनिंग इवेंट आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। तो या तो आप फाइट करते हो या तो आप फ्लाइट करते हो। जैसे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि या तो लड़ लो या तो भाग लो। अब अगर आप फाइट करोगे तो भी आपके बिहेवियर में देखने को मिलेगा, अगर आप फ्लाइट करोगे तो भी आपके बिहेवियर में देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कि आप क्या एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप फाइट करते हो या तो आप फ्लाइट करते हो। फिर आता है कॉग्निटिव रिएक्शंस। कॉग्निटिव रिएक्शंस के अंदर होते हैं कुछ बिलीव्स अबाउट हार्म और थ्रेट एंड इवेंट पोजेस एंड बिलीव्स अबाउट इट्स कॉजेज एंड कंट्रोलेबिलिटी। कॉग्निटिव के अंदर आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, आप थिंकिंग कर रहे होते हो कि ये इवेंट जो है वो मेरे लिए खतरनाक होगा या मैं इसके साथ में डील कर लूँगा, कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं कॉग्निटिव के अंदर। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन वगैरह आ जाता है कि स्ट्रेस रिएक्शंस को एक्सप्लेन करो, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इतने टाइप्स के होते हैं, पाँचों आपको एक्सप्लेन करने हैं। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंजेस इन स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस लोग लेते हैं उनमें भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या थोड़ा बहुत है। ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय तक चल रहा है या थोड़े बहुत समय के ही लिए है। कॉम्प्लेक्सिटी, क्या वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको रिजॉल्व करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने मन में बहुत सारी चीज़ें सोच के रखते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आप अपनी सिचुएशन को बना दोगे तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे रहोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ से स्ट्रेस होता है तो उसको रिजॉल्व करना ईजी रहेगा, है ना। तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी इन द सेंस कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको पहले से पता था और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ है। और अनप्रिडिक्टेबिलिटी में आ जाएगा या अनएक्सपेक्टेड, कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो चीज़ हो गई और अब उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई न्यू कपल है, वो घूमने के लिए किसी हिल एरिया पर जाते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है और वाइफ की या हस्बैंड की किसी एक की डेथ हो जाती है। तो दिस वाज द अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ चीज़ जो हो गई। अब उसकी वजह से जो भी रह गया है एक पर्सन, उसको स्ट्रेस होगा, है ना। तो दैट इज समथिंग कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। Now the outcome of stress depends on the position of a particular stressful experiences along these dimensions। तो अब आप उस स्ट्रेस के साथ में कैसे डील करते हो वो डिपेंड करता है आपके अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स अगर उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है और बहुत ही वीक रहते हैं तो उनके साथ उनको ज़्यादा स्ट्रेस होने के चांसेस हैं। जैसे कुछ लोग हैं खाते पीते नहीं है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं खुश रहते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, हेल्दी भी हैं, कभी कोई भी डिसीजेस वगैरह नहीं होते, तो अगर उनको स्ट्रेस हो भी जाएगा तो हम उनको कोप अप कर सकते हैं, है ना, उनके साथ में डीलिंग की जा सकती है। तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आपकी मेंटल हेल्थ, टेम्परामेंट, सेल्फ कंसेप्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को लेके। अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव है तो आपके स्ट्रेस होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट बड़ा ही नेगेटिव है तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। जैसे मान लो मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मैं उसको फेस कर लूँगी, तो मैं स्ट्रेस कम लूँगी। लेकिन मान लो अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे साथ तो सब कुछ बुरा ही होता है और देखना इस चीज़ में भी मेरे साथ कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ हो ही जाएगी, तो ऐसे जो लोग सोचते हैं उनको स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है सॉरी। तो जो स्ट्रेस एक्सपीरियंसेस हैं वो डिटरमाइन करता है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे मनी, सोशल स्किल्स, कोपिंग स्टाइल, सपोर्ट नेटवर्क एक्सेट्रा। अब जैसे कोई है अगर वो लाइफ में बहुत अकेला है, अकेले ही रहता है, तो उसको स्ट्रेस हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ में बहुत सारे लोग हैं, उसकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ऐसे इंसान को स्ट्रेस होने के चांसेस कम होंगे। तो क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हैं वो भी डिटरमाइन करता है कि आपको स्ट्रेस होगा या आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का एक टेबल आपकी बुक में भी बना है, पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वैसे दिख रहा होगा। तो उससे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेसर्स जो होते हैं, जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, वो इन्वायरमेंट से भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे सकती है, आपका अपना इन्वायरमेंट, आपका अपना माइंड, आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो। डायमेंशंस होते हैं इसके स्ट्रेस के, कि या तो बहुत इंटेंस होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए है, कितना कॉम्प्लेक्स है, प्रेडिक्टेबिलिटी एक्सेट्रा।
अब एक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल में अगर उसकी हेल्थ अच्छी है और उसका वीक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्ट्रांग है वो, तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट है तो उसको स्ट्रेस हो जाएगा। साइकोलॉजिकल में कि उसका अपने आप को लेके कंसेप्ट कैसा है, क्या उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसका सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव है तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा, और अगर नहीं है तो उसको स्ट्रेस होगा। कल्चरल, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी आपको किस तरह से देखती है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, तो वो चीज़ें भी कभी कभी आपको स्ट्रेस देती हैं, कभी कभी नहीं देती हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उससे सबको ये एक्सपेक्टेशन है कि वो आईएएस ही बनेगा, है ना, लेकिन मान लो अगर वो नहीं बन पाता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाया और इसके कारण भी उसको स्ट्रेस हो सकता है। कोई भी चीज़ अकेले नहीं यहाँ पर रहेगी, इंडिपेंडेंट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कि जैसे सोशल एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन आप फुलफिल नहीं कर पाए तो आप वीक फील कर रहे हो क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ये सब पढ़ा है मैंने, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को, ये सब रिलेट करके पढ़ो अभी वन शॉट रिवीजन में, ठीक है। फिर रिसोर्सेज, आपके पास में कोई भी चैलेंज को डील करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास। फिजिकली मनी है, मेडिकल केयर, अब जैसे मान लो घर में कोई बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए घर में पैसे नहीं है तो स्ट्रेस होगा, लेकिन अगर है तो स्ट्रेस नहीं होगा। पर्सनल स्किल्स, कोपिंग स्टाइल, सोशल सपोर्ट, नेटवर्क, प्रोफेशनल हेल्प एक्सेट्रा, ये रिसोर्सेज में आ गया। अब स्ट्रेस अप्रेजल, स्ट्रेस को आप कैसे अप्रेज करोगे, कैसे उसे समझने की कोशिश करोगे, तो फिजियोलॉजिकली है ना, हाइपोथैलेमस मैंने आपको पढ़ाया, बिहेवियरल में फाइट और फ्लाइट, इमोशनल में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, कॉग्निटिव में कि उसके बारे में सोचना कि मैं इससे डील आउट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो स्ट्रेस अप्रेजल भी होता है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेस को पूरा समझना है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आप उसको आंसर करने की पोजीशन में रहो, ठीक है। रीड करोगे तो समझ में आएगा। एक बार अच्छे से बेसिक्स रीड कर लेना, कहीं डाउट आए तो वो मुझसे पूछ लेना। बेसिक्स अगर आपने रीड कर लिया और आपको समझ में आ गया ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? डाउट होएगा तो मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में। फाइन, समझ में आ रहा है ना? गुड। चैप्टर पढ़ लिया है तो सब समझ में आएगा। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, कि स्ट्रेस के क्या क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सबका स्ट्रेस पैटर्न अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है, लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें कि स्ट्रेस कैसा होता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो response to stress worries and the symptoms can be physical, emotional, behavioral and symptom indicate a degree of stress। symptom से पता चलता है कि कितना स्ट्रेस वो पर्सन ले रहा है ना, और अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसका एक बुक में आपके 4 टाइप से दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। मैंने भी आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो वो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो आप जनरली 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो हैं होते हैं, कौन कौन से हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कौन कौन से हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो, सबसे पहले कौन सा है हमारा, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। देखो, ये चैप्टर में ना आपको बहुत सारी चीजें नाम से ही समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। एंड स्ट्रेस इज समथिंग जो आई थिंक सो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, राइट। तो अब फिजिकल एनवायरमेंट स्ट्रेस में कौन सी चीजें जो आपको आपके एनवायरमेंट, आपकी सराउंडिंग से ऐसी कोई चीजें जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, और साथ ही साथ में जो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट ऑफ बॉडी को भी चेंज करिए। फिजिकल इज रिलेटेड विथ योर बॉडीली प्रोसेसेस, है ना, जहां भी ये फिजिकल, फिजियोलॉजिकल इस तरह के टर्म्स आएंगे तो बॉडी से रिलेट कर देना। एनवायरमेंट जहां पर टर्म आएगा वहां पे सराउंडिंग से उसको रिलेट कर देना। काय से रिलेट कर दोगे? सराउंडिंग से। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप टर्म्स को समझोगे तो आप, मैं सच में बता रही हूँ, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो इस चैप्टर के अंदर। ऐसे तो बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें थ्योरीज वगैरह हैं, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें याद भी रखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप इजीली लिख सकते हो, है ना। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कौन कौन सा हो गया? फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी चेंजेस ला रहा है, वो स्ट्रेस जो हमारी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा है, हमको ओवर एक्सर्ट फिजिकली फील हो रहा है, हम न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, किसी तरह की इंजरी या इनफ स्लीप हमको नहीं मिल पा रही है ना। तो ये सारी चीजें स्ट्रेस देती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में सराउंडिंग से, जैसे कि मान लो आपके एरिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अब जैसे मैं जहाँ रहती हूँ
मतलब भोपाल में रहती हूँ ना, आपको पता है ना, भोपाल में मैग्नेट ब्रेन्स है, मैं भी भोपाल में रहती हूँ। अब वहाँ पर एक एरिया है, इतना ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है ना वहां पे, इतना ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते, आपको ऐसा लगेगा ये कहाँ आ गए हैं। कुछ टाइम बाद ना ये भी ऐसे मुंबई जैसा ट्रैफिक हो जाएगा यहाँ पर तो इतना ज्यादा। अब वहां पर क्या रोड कंस्ट्रक्शन का काम, इतना इतना ट्रैफिक और इतनी ज्यादा पोल्यूशन होती है ना वहां पे पूरे टाइम पे, क्योंकि अभी वहां कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क चलता रहता है मेन रोड पे, ठीक है। तो मुझे डेली आती, मुझे इतनी गुस्सा आती थी, चिड़ होती है कि अरे यार क्या ये डेली डेली इतनी सारी धूल, और ऊपर से फिर धूप, ये वो सारी चीजें। तो ऐसा क्या होता है, कभी कभी हमारी सराउंडिंग की चीजें भी ना हमको स्ट्रेस दे रही होती हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, मान लो आप जहां रहते हो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, 24/7 रहता है ना, तो वो फिर चीज हमको बहुत ज्यादा क्या करती है, अफेक्ट करने लग जाती है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, मौसम बड़ा अच्छा है ना, बिल्कुल धूल है ना, ही पोल्यूशन है ना, ही बहुत ज्यादा ऐसे मतलब हीट आपको फील हो रही है, इट इज जस्ट लाइक, मतलब एक वो सीजन आता है ना जब बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, उस टाइप की चीजें अगर हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं। कभी कभी सवेरे उठ के देखना, ठीक है, 5-6 बजे के आसपास में, ठीक है, आप देखोगे ना आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा। आप बाहर जाओगे ना थोड़ी देर के लिए, मैं कह रही हूँ उठ के उसके बाद में सो जाना 8 बजे, ठीक है, लेकिन देखोगे ना बाहर जाके इतना रिफ्रेशिंग लगता है क्योंकि बहुत शांत माहौल रहता है। लेकिन वहीं मान लो सुबह उठे हो, बाहर जा रहे हो और बहुत ही ऐसे मतलब चिलचिलाती हुई धूप जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो दिख रही है, बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन दिख रहा है, क्या होगा, अल्टीमेटली स्ट्रेस होने लग जाता है ना, चिढ़ होने लग जाती है हमको एक काइंड ऑफ, फाइन। तो ऐसे ही इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं, जैसे हीट ऑफ द समर, नॉइज, क्राउडिंग, विंटर कोल्ड एक्सेट्रा। अब और भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, डिजास्टर वगैरह हो गए, है ना, कभी हमारे आसपास में सराउंडिंग में कोई डिजास्टर हो गया, उसकी वजह से भी हमको क्या होने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलेटेड विथ योर माइंड, तो अगेन कहाँ से आएगा, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी इमोशंस जिनकी वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है। अगर साइकोलॉजिकल में हम बात करते हैं तो यही सारी चीजें आती हैं माइंड से रिलेटेड। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस होते हैं, जैसे मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको क्यों होगा, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कब होती है, जब आपकी कोई नीड ब्लॉक हो रही है ना, ब्लॉकिंग ऑफ नीड और डिजायर और एनीथिंग, तब हमको फ्रस्ट्रेशन होती है। याद है आपको, हमने क्लास 11th में ही एक चैप्टर है उसमें फ्रस्ट्रेशन वाला, मतलब पूरा एक जो है साइकिल पड़ा हुआ है ना, मोटिवेशन साइकिल भी उसको बोला जाता है और अलग अलग उसके नाम है। उसमें हमने फ्रस्ट्रेशन से अग्रेशन आता है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही फ्रस्ट्रेशन की बात की, जब आपकी नीड्स ब्लॉक हो रही हैं, आपके मोटिव्स, आपके डिजायर्स ब्लॉक हो रहे हैं, आप उनको अचीव नहीं कर पा रहे हो, तब आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कोई गोल है, आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप एक बार उसको देने गए तो आपने कहा अरे यार ये तो बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाया, आपने कहा कोई बात नहीं, पहली बार था। आप दूसरी बार देने गए, हो सकता है शायद प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, इस बार नहीं निकला। तीसरी बार आप देने गए तो आपने कहा कि यार इस बार तो पढ़ के भी आया था, फिर भी नहीं निकला और कुछ मार्क्स से आप रह गए। चौथी बार भी आप देने जाओगे तब भी नहीं निकला, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगा कि बार बार मैं ये चीज दे रहा हूँ लेकिन ये चीज मेरे से हो ही नहीं रही है ना, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी कभी कभी स्ट्रेस हमको हो जाता है ना। फ्रस्ट्रेशन कभी कभी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इंटरपर्सनल हर्ट, लो ग्रेड्स इन स्कूल एक्सेट्रा, इन सब से भी होता है। सेकंड, कन्फ्लिक्ट, कोई आपके अंदर ही कुछ 2-3 चीजें चल रही हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करूं क्या ना करूं, तो आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो आप पढ़ाई करो या आपकी कोई हॉबी है, आप उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको लर्न करना या उसको प्रैक्टिस करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप लोगों के समर हॉलीडेज लग रहे हैं, ठीक है, वेकेशन जो होता है, अब वेकेशन लग रहा है, वेकेशन में आपका मन है कि नानी के घर जाऊं, है ना, मतलब मम्मी बोल रही है कि नानी के घर चलो, और आपका मन है कि आपको डांसिंग करना या क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए स्टेडियम वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो या कहीं पर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो। टीचर ने भी ढेर सारा होमवर्क देके रखा है कि पूरे वेकेशन तक होमवर्क ही चलता रहेगा, है ना, ज्यादा टाइम ही नहीं मिल रहा है कि बाहर और दूसरी एक्टिविटीज कर लें। दूसरी तरफ इतनी समर है तो ऐसा भी लगता है कि यार या तो फिर घर में ही रह लूं, कुछ और भी ना करूं। तो 4-5 चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं अंदर ही अंदर, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ पा रहा है। तब क्या होता है, कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है और वो भी हमको स्ट्रेस देती है। तो कंफ्लिक्ट कब आता है, या दो से ज्यादा चीजें इनकम्पैटिबल नीड्स या मोटिव्स हमको परेशान करने लग जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी स्ट्रेस देता है। देन यू हैव इज इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर में क्या होता है, अंदर ही अंदर आपकी कुछ बिलीव्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप
फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, या वो सारी चीज़ों से आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है ना, किसी चीज़ का प्रेशर आप अंदर ही अंदर फील करते हो, वो भी आपको स्ट्रेस देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, एक बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, 3 बार दे रहे हो, 4 बार दे रहे हो, निकल ही नहीं रहा है, आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, आपके साथ वाले सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन लोग की शादी हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, आपका नहीं हो पाया, तो अंदर से एक प्रेशर फील होने लग जाता है, इंटरनल प्रेशर। फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, इंटरनल प्रेशर भी होता है कि एज बढ़ती जा रही है, जॉब नहीं मिल रही, कल को शादी हो जाएगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं लाइफ में, आगे आओगे तुम लोग तो सब पता चलेगा। तो इंटरनल प्रेशर से भी कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है। एक और है जो है सोशल प्रेशर। अभी जैसे मैंने एक बात बोली कि आपकी एज बढ़ती चली जा रही है लेकिन जॉब आपके पास नहीं है, सोसाइटी भी उसमें कभी कभी ऐसे बोलने लग जाती कि अच्छा इतने बड़े हो गए अभी तक जॉब नहीं लगी, अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है, ऐसा वैसा ये सारी चीजें बोलते हैं, तो वो सोशल प्रेशर भी फील होता है जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोग हमसे एक्सेसिव डिमांड करने लग जाते हैं और हम उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो प्रेशर जो है वो एक हमको फील होने लग जाता है। वर्क का प्रेशर भी कभी कभी हमको स्ट्रेस देता है ना। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। क्लियर, गुड। सोशल स्ट्रेस अगेन सोसाइटी से रिलेटेड, जब आप दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हो और कभी कभी कुछ ऐसे सोशल इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई, फैमिली में कोई बीमार हो गया, किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, नेबर्स के साथ में बड़ा ट्रबल बना रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी कभी कभी स्ट्रेस दे देती हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, आपका कोई पड़ोसी है, ठीक है, और वो रोज सुबह अपने पूरे घर का कचरा इकट्ठा करता है, पूरा वेस्ट लेता है, उसको बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका घर है और ये उसका घर है, ठीक है, और ये बीच में एक पैसेज या रोड टाइप से है, ठीक है, ये आपका घर है और ये उसका घर है, वो पूरा अपने घर का वेस्ट लेता है, यहाँ पर रखता है उसको और उसको जला देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। फिर बाद में ये जो वेस्ट है, क्योंकि जब ये जल गया है पूरा तो उसमें कुछ ऐश वगैरह जो बचता है वो पूरे में उड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत होती है। मान लो आपके घर में कोई अस्थमा पेशेंट भी है, उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब आपने अपने नेबर को बोला कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ लेकिन मेरे घर का कचरा है तो मेरे को तो जलाना ही पड़ेगा। अब आपने 2-4 बार बोला, रिक्वेस्ट करी, सब कुछ करा, लेकिन आपको पता है कि आप रोज सुबह उठोगे, आप चाहोगे कि आपको फ्रेश एयर मिले, लेकिन वो जो है रोज सुबह आके यहाँ पर आपके घर के सामने कचरा जला देता है। अब आप अपना घर भी चेंज नहीं कर सकते, आपके घर में पेशेंट भी है, क्या करोगे? लड़ोगे, मारोगे उसको, क्या करोगे? तो एक वो उस एक चीज़ का स्ट्रेस आपके दिमाग में घूमता रहेगा, है ना। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो सोसाइटी से हमको मिल रही होती हैं। मान लो कोई कपल है, उसका डाइवोर्स होने वाला है, दोनों अलग अलग रहते हैं, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, अगेन स्ट्रेस होगा। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हैं, ठीक है। कौन कौन से बताया मैंने? फिजिकल, एनवायरमेंटल बताया मैंने, साइकोलॉजिकल मैंने बताया, सोशल स्ट्रेस मैंने आपको बताया, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखोगे, और ऐसे क्वेश्चन आए ना तो फ्लो चार्ट वगैरह बना देना। देखो कैसे बनाओगे, मैं बता दे रही हूँ आपको। जैसे आपने लिखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखो मेरे को एक बात पता है, जो स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा पढ़ते हैं या हमेशा मेरे लेक्चर्स देखते हैं, उनको पता है कि फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। और जब मैं बार बार फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ तो शायद उनको ऐसा लगता होगा कि मैम हमको समझ में आ गया है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन करते हैं, है ना, पहली बार शायद लेक्चर को देख रहे होते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता कहाँ से वीडियो देखूँ, कहाँ पर लिंक पे जाऊँ, उनको नहीं पता। हम भले ही बार बार बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से पढ़ लो, वहाँ से समझ लो, तो उन लोगों के लिए मुझे एक एक बार और बताना पड़ता है, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे परेशान मत हो, तुम्हारा भी रिविजन हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सबसे पहले फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एग्जाम्पल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि फिजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से हमको क्या सारी चीजें होती है, तो जैसे हमने बोला कि नॉइज, एयर पोल्यूशन, ठीक है, और स्लीपिंग प्रॉब्लम, ठीक है, और एक्सेट्रा। 1-2 एग्जाम्पल दिए, बस खत्म। सेकंड कौन सा था हमारा? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। लेकिन हमने देखा कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कुछ सोर्सेज भी होते हैं, तो हमने लिखा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। फिर इसको ऐसे करा, यहां पर हम लिखेंगे सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज।
किन किन चीजों से होता है? तो हमने पढ़ा है फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब ऐसी फ्लो चार्ट नहीं सोची होगी शायद आपने। तो एक फ्रस्ट्रेशन हो गया, एक इसके बाद में आपका कौन सा हो गया? सोशल, ठीक है, सोशल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो हमने यहां पर कन्फ्लिक्ट भी लिख दिया। लास्ट हमारा कौन सा था? सोशल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या दोगे? जैसे स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप एक्सेट्रा, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप एक्सेट्रा, ठीक है। मान लो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाओगे, अगेन मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे पास उतने अच्छे से स्पेस नहीं होती और मेरी राइटिंग भी बहुत बड़ी बड़ी है, तो अगर इसको आप बहुत अच्छे से ड्रॉ करोगे तो क्या एक चीज होगी कि आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे, फिर आप एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो टीचर को दिखेगा कि हाँ भाई तुमको सारे पॉइंट्स भी पता थे और फिर तुमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। अब इसके बाद में होता है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो कौन कौन सी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस होता है ना। तो अभी हमने जैसे डिस्कस भी किया था कि जैसे साइकोलॉजिकल में हमने डिस्कस करा कि फ्रस्ट्रेशन है, इंटरनल प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, कन्फ्लिक्ट है, तो ये चीज़ आपको स्ट्रेस देती हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेजर स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई लव्ड पर्सन की डेथ हो गई, कोई पर्सनल इंजरी हो गई, या अनोइंग फ्रीक्वेंट हैजल्स ऑफ एवरीडे लाइफ, जैसे डेली जाते हो, डेली ट्रैफिक मिलता है, डेली एयर पोल्यूशन मिलता है, बहुत ज़्यादा नॉइज है, तो वो हैजल्स होने लग जाते हैं। ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ये सब हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अब थोड़ा लाइफ इवेंट्स को डिस्कस करें कि कौन कौन से वो ऐसे लाइफ इवेंट्स हैं जो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ लाइफ इवेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बड़े ही स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। जैसे मान लो आपको एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़ रहा है, आपके यहाँ पुराने वाले घर के जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और रिलेशंस थे, मतलब वहाँ के आसपास के लोगों के साथ में, वो छूट जाएंगे, तो आपको नई जगह जाना पड़ेगा, आप उन्हें मिस करोगे, वहाँ पर कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे लोग मिलते हैं, ये चीज़ भी कभी कभी स्ट्रेस दे देती है। अनप्रिडिक्टेड चीजें, जैसे कोई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप थे, आपका ब्रेकअप हो गया है ना। अब वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसी के भी साथ में हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर के साथ में भी हो सकता है, आपके कोई लव्ड पर्सन के साथ में भी हो सकता है। जैसे आजकल में टीनेज में, आज मतलब अब की जो जनरेशन है, तो उसमें हम ये चीजें देखते हैं कि बहुत कॉमन हो गया है, लाइक गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स एक्सेट्रा, है ना। आप लोग भी अपने आसपास में ये चीजें देखते होंगे। देखो एज सच ऐसा कहा जाएगा कि एज अ टीचर ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, बट वी आर इन अ साइकोलॉजिकल क्लास, है ना। तो इतना आपको अपना ब्रॉड माइंडेडनेस रखना होगा और उसी के साथ में आपको पढ़ाई करनी होगी, है ना। तो आजकल जैसे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ में या जो भी बच्चे होते हैं, तो उनका भी हो जाता है कि गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गया, अब उसके साथ में अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, बात नहीं हो पा रही है, कभी कभी वो चीज़ें भी स्ट्रेस देती है। आप बड़े हो जाओगे तब भी ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ब्रेकअप इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नॉट ओनली अबाउट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, बट ऑल्सो आपका हो सकता है कि किसी लव्ड पर्सन की डेथ हो जाए, है ना, किसी को बहुत ज्यादा बीमारी हो जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमको स्ट्रेस देती हैं, लाइफ इवेंट्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं और जब अनप्रिडिक्टेड होते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि इनके साथ में कैसे कोप अप करें। अब जैसे मान लो आपकी फैमिली, मतलब आपकी फैमिली में किसी की भी फैमिली ले लो, ठीक है, एक्स पर्सन की फैमिली है, उसको पता है कि उसके फादर को कैंसर है, ठीक है, उसको पता है कि उसके फादर को कैंसर है और डॉक्टर ने ऑलरेडी बता के रखा है कि कैंसर की लास्ट स्टेज आ चुकी है, बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक क्या होता है कि आपका एक माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है, आपको पता होता है कि यार ये चीज अब कभी भी हो सकती है, तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, आप उस एक चीज के लिए रेडी रहते हो। बट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, वो किसी मतलब ऑल ऑफ अ सडन उसकी किसी रीजन की वजह से या किसी एक्सीडेंट में अगर वो उसकी डेथ हो जाए, तो क्या होगा, उसकी फैमिली के लिए ये चीज एक तरह का शॉक हो जाएगा। ऐसी चीज से कैसे निपटें, कैसे बाहर आए, ये चीज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो जब चीजें अनप्रिडिक्टेड होती हैं तो और ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये लाइफ इवेंट्स होते हैं। हैजल्स अभी मैंने आपको बताया, जैसे आपकी सराउंडिंग में जैसे नेबर्स हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ट्रैफिक पूरे टाइम लगा रहता है, पॉल्यूशन पूरे टाइम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रोज आती है रोज चली जाती है, वाटर सप्लाई जो है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो ना आप, वो चीज़ भी आपको स्ट्रेस देती है। जैसे मान लो आपकी डेली ऑनलाइन क्लासेस लगती है, ठीक है, डेली ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है।
अब आपको ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो क्या होता है, आपको ये चीज़ पता है कि डेली सुबह 8 बजे इलेक्ट्रिसिटी जाती है और फिर 10 बजे आती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जैसे मान लो एक आध दिन तो आई, अगले दिन चली गई, 2-3 दिन आई, फिर अगले दिन चली गई, फिर किसी दिन आई, किसी दिन चली गई, कभी टाइम पर नहीं गई, कभी बिना टाइम ही चली गई। अब जैसे मान लो आपको पता है कि 8 से 10 जाता है, तो आपने अपने टीचर से रिक्वेस्ट करा कि मैम 8 से 10 नहीं 12 से 3 कर दीजिए, मेरे यहाँ पर ऐसा ऐसा दिक्कत है। मान लो फॉर एग्जाम्पल टीचर ने मान भी लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी मान लो 1 बजे चली गई, चिढ़ आएगी ना, गुस्सा आएगा ना थोड़े टाइम में, वो चीज़ें भी स्ट्रेस देती है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, हैजल्स बोलते हैं। इसके ऊपर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो कोई एक लड़की है, वो ऑनलाइन क्लासेस लेती है और ऑनलाइन क्लासेस लेती है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि उसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, और नेटवर्क भी इशू करता है। वाईफाई से कनेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस लेती है, कभी वाईफाई आता है, कभी वाईफाई चला जाता है, नेटवर्क का बड़ा इशू होता है, पढ़ाई नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है। किस तरह का स्ट्रेस है ये, और इसको एक्सप्लेन करो। तो उसमें आप बताओगे ना कि ये जो स्ट्रेस है ये हैजल्स काइंड ऑफ है, और इसमें ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हैजल्स हो गया। अब कुछ जॉब्स, डेली हैजल्स, वेरी फ्रीक्वेंट, ये सारी चीज़ें। ट्रॉमेटिक इवेंट्स, मान लो कहीं पर ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, फ्लड, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा था और आप खुद भी वहाँ पर प्रेजेंट थे जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। आप थैंकफुल टू गॉड कि आप बच गए, है ना, लेकिन आपने दूसरों लोगों को देखा कि किस तरह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है, किसी का बच्चा घूम रहा है, कोई दूर चला जा रहा है एक दूसरे से, आपने ये सारी चीज़ें देखी। आपको उसके फ्लैशबैक्स बहुत टाइम तक आते रहेंगे। जैसे कभी हॉरर मूवी देख लेते हो ना, तो 2-4 दिन तक रात में नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कोई खड़ा हुआ है गेट के पास में, या कोई बेड के नीचे बैठा हुआ है ना, ऐसे डर लगता है ना। तो कभी कभी कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो जाते हैं लाइफ में जो हमको स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। अब किस तरह के अफेक्ट्स इसकी वजह से होते हैं, देखो इसमें ये लिखा है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब बहुत सारे ऐसे ट्रॉमा वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 4 मेजर स्ट्रेस होते हैं, मतलब 4 मेजर अफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, जो किस तरह से हमको स्ट्रेस अफेक्ट करता है, अब ये बताया जा रहा है। आपको समझ में आया मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपको नेचर बता दिया, साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए, टाइप्स बता दिए, सोर्सेज बता दिए। अब हम आए हैं कि स्ट्रेस किस तरह से हमें अफेक्ट करता है। जब स्ट्रेस होता है तो आप किस तरह से इफेक्ट हो जाते हो, कैसे आपकी बॉडी और आपका माइंड पूरी तरह से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब इसमें 4 मेजर इफेक्ट्स हैं। पहला है आपका इमोशनल इफेक्ट्स। इमोशनल इफेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, शायद आप अपने फैमिली फ्रेंड्स से मिलना पसंद ना करो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रही थी कि लाइफ इवेंट, कोई ऐसा लाइफ इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। अब आपका ऐसा हो जाएगा कि यार मुझे किसी के साथ नहीं बैठना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, कभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन होगा, है ना। तो इस तरह से इमोशनल इफेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। कभी कभी कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फिजिकल टेंशन, साइकोलॉजिकल टेंशन, मूड स्विंग्स, ये सब इसी के एग्जाम्पल है इमोशनल इफेक्ट्स के। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अगेन जो बॉडी पर हमारे इफेक्ट कर रहा है। क्या होता है जब स्ट्रेस होता है ना, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कभी कभी कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। बॉडी के अंदर आपको पता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, चेंज होते रहते हैं, चेंजेस उसमें होता रहता है। कभी कभी ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स भी कभी कभी रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल। ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं, दीज प्रोड्यूस मार्क्ड चेंजेस इन हार्ट रेट। इनकी वजह से हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, मेटाबॉलिज्म में, फिजिकल एक्टिविटी में, इन सब में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे स्ट्रेस ले लिया तो बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया, ठीक है। तो कभी कभी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। अब ऐसे जो फिजिकल रिएक्शन होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली when we are under pressure for short period of time, but it can extremely damaging to the body in long term effect। जैसे कि एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन, ये दोनों जो है रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। इसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है एयर पैसेजेस का इन द लंग्स, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट होने लग जाते हैं। तो ये कभी कभी तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी इफेक्टिव होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल हो गया। कॉग्निटिव इफेक्ट्स,
आपको मेंटल ओवरलोड फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि यार बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, बहुत प्रेशर जो है एक काइंड ऑफ आपको फील होने लग जाता है, ठीक है, स्ट्रेस के टाइम में, जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते हो। वर्क प्लेस पर अगर आप हो या आप स्कूल में हो तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, है ना, अटेंशन आप नहीं किसी चीज़ पर पे कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको कोई कुछ बोलता है तो आपका चिड़चिड़ हो जाती है, बहस हो जाती है, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो। आपको हर एक जगह पर फेलियर फेस करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ जॉब, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सब कॉग्निटिव इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस इफेक्ट्स आर बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ eating less nutritional food, increasing intake of stimulants such as caffeine, excessive consumption of cigarettes, trans killers। तो ये behavioral effect है, ठीक है, ये cognitive नहीं बल्कि behavioral effects हैं। cognitive हो गया। अब बिहेवियर में क्या सारे चेंजेस होंगे कि स्ट्रेस है तो खाना खाने का मन नहीं लगेगा, तो खाना नहीं खाओगे, अनहेल्दी चीज़ें खाने का मन होगा, है ना, जिसकी वजह से आपका बॉडी अफेक्ट हो जाएगा। आप ड्रग्स लेने लग जाओ, कैफीन लेने लग जाओ, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने लग जाते हैं लोग बाग स्ट्रेस में, आप अल्कोहल कंजम्पशन करने लग जाओ, सिगरेट्स कंजम्पशन करने लग जाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये जो सभी ट्रांक्युलर्स होते हैं, ट्रैंक्युलाइजर्स होते हैं, ये एडिक्टिव होते हैं, इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन, डिजीनेस, टिपिकल बिहेवियरल इफेक्ट्स, डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, एब्सेंटिज्म, रिड्यूस्ड वर्क परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेस एंड हेल्थ की, तो जब स्ट्रेस कंटिन्यू होता है तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है और हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। People experience exhaustion and attitudinal problems when the stress due to demands from the environment and constraints are too high and little support is available from family and friends। अगर हम बात करें कि स्ट्रेस और हेल्थ, आपको स्ट्रेस भी है तो उसकी वजह से हेल्थ पर क्या सारी चीज़ें होंगी या हेल्थ पर क्या सारे इफेक्ट्स पड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हेल्थ खराब होती चली जाती है, आपको एग्जॉस्टेड फील होगा, है ना, ऐसा लगेगा कि बस अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म है, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। मान लो कि इस एक टाइम पर आपको बहुत ही कम फैमिली या फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल रहा है ना, आपके साथ में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ में आप अपना बोलते हैं ना कि दुखड़ा सुना सको या अपना दुख दर्द बता सको, तो ऐसे में स्ट्रेस और हाई होता चला जाता है। कोई हो जिसे आप बोल सको कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो थोड़ा सा काम डाउन और फील करते हो, लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। फिजिकल एग्जॉशन की वजह से क्रॉनिक फटीग, वीकनेस, लो एनर्जी होती है। क्या होता है, आप देखोगे कुछ लोग स्ट्रेस लेते हैं, खाना नहीं खाते, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उनकी डाइट है कि वो 4 चपातीस खा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस हो जाता है तो 1-2 ही खाते हैं और फिर उठ जाते हैं। टाइमली अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, वो लोग मतलब फैट होता है जिनकी बॉडी में, आपको लगता है कि अरे ये लोग तो कितने ज़्यादा मोटे होते चले जा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में वो लोग स्ट्रेस की वजह से फूल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं सिर्फ वही लोग मोटे होते हैं, कभी कभी आप खाना नहीं खाने की वजह से भी आपकी जो बॉडी होती है ना वो फूलती चली जाती है, एयर बैग जैसी होती चली जाती है, ठीक है, अंदर ही अंदर वो चीज़ आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही होती है, आपको पता नहीं चलता। अब लोग कहते हैं कि अरे वाह तुम तो बड़े ही तंदुरुस्त हो रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना लोग बाग कि अरे वाह तुम तो बहुत ही फैट होते चले जा रहे हो, तुम तो बड़ी हेल्दी लग रहे हो, क्या बात है, बहुत अच्छी चीज़ है ना। अब सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है मैं हेल्दी हो रहा हूँ तो अब मैं जो 2 रोटी खा रहा था मैं वो भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, अल्टीमेटली बॉडी सफ़र कर रही है, एक टाइम के बाद में वीकनेस आ जाती है, एनर्जी फील नहीं होती है ना, लो एनर्जी हमको लगने लग जाती है, फटीग जैसी कंडीशंस होने लग जाती हैं, बाद में वो पर्सन बीमार हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मेंटल एग्जॉशन है ये इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, ये सारी फीलिंग्स लेकर आता है, ठीक है। तो हेल्थ पर जो है स्ट्रेस का इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ
इम्यून सिस्टम में चेंजेस आते हैं, इम्यून सिस्टम में चेंजेस आते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपके फाइट करने की जो एक कैपेसिटी होती है डिसीजेस से वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, है ना। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, हाई बीपी हो गया, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हो गए, अल्सर्स, अस्थमा, एलर्जी, हेडेक, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है, तो स्ट्रेस के आप देख रहे हो ना कि इफेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं, तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि कैसे स्ट्रेस को ख़त्म किया जा सके। अब रिसर्चर्स ने बोला कि स्ट्रेस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन 50 to 70% ऑफ ऑल फिजिकल इलनेस, और 60% मेडिकल विजिट जो होती हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स की ही होती हैं। मतलब रिसर्चर्स का कहना है कि स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 70% जो फिजिकल इलनेस है वो स्ट्रेस की वजह से है, और 50 to 70%, और इसमें 60% मेडिकल विजिट जो होती हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स ही दिखाती हैं कि पर्सन को स्ट्रेस था इसलिए उसको ये वाली बीमारी हुई। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस क्या कर रहा है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। फाइन, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम, की स्ट्रेस किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगेन इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो स्ट्रेस क्या करता है, कैसे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है वो हम समझेंगे। इसमें ना हमको एक चीज डिस्कस करनी है जो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको इज रिलेटेड विथ माइंड, ठीक है, न्यूरो इज रिलेटेड विथ ब्रेन, एंड इम्यून इज रिलेटेड विथ इम्यून सिस्टम, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, हमेशा याद रखना जहां पर LOGY लिखा होगा वहां पर स्टडी हो रही होती है उस चीज की, और जहां पर इज्म लिखा रहता है ना, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा बताऊं मैं आपको, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, तो ये सब में जैसे इज्म जिसमें लिखा रहता है वो आइडियोलॉजी की बात करता है। ये एक डिफरेंस आज आप लोग को बता रही हूं। जैसे लिखा है सोशलिज्म, तो ये जो इज्म है ना ISM, ये आइडियोलॉजी को दिखाता है कि सोशल वाली एक आइडियोलॉजी, समाजवाद वाली एक आइडियोलॉजी। जहां पर लॉजी लिखा रहता है जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी में सोसाइटी की स्टडी, साइकोलॉजी में साइको यानी कि माइंड की स्टडी, साइक की स्टडी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, साइको मतलब माइंड, न्यूरो ब्रेन, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, लॉजी मतलब स्टडी। इन तीनों की स्टडी हमको करनी है, इन तीनों के बीच में एक लिंक बनाते हुए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहां पर समझो, ये आपका ब्रेन ये आपका इम्यून सिस्टम है ना, और ये माइंड है। माइंड एज सच कहीं प्रेजेंट नहीं होता है बट इट जस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ब्रेन हमारे अंदर है और ये इम्यून सिस्टम हो गया, ये माइंड हो गया। होता क्या है देखो, द इम्यून सिस्टम गार्ड्स द बॉडी अगेंस्ट अटैकर्स बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द बॉडी। रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, जो पढ़ा है वो सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करना। इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी को अटैकर्स से बचाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर, कोई भी बाहरी चीज या बॉडी के अंदर से ही कोई चीज अगर बॉडी को अफेक्ट कर रही है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अटैकर्स, जो बॉडी को अफेक्ट करी। जैसे कभी कभी आप देखते हो किसी को कोल्ड हुआ है, आप उसके कांटेक्ट में आओगे आपको भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके वायरस आपके अंदर आ जाएंगे। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको उसके जैसा कोल्ड नहीं होगा, मतलब आपको उसका कोल्ड ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपको उन अटैकर्स से बचा लेगा। तो व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज वी जस्ट वांट टू मेक आवर इम्यून सिस्टम वेरी स्ट्रांग, है ना। हम सबको हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करना है, बहुत स्ट्रांग बनाना है ताकि वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। बट व्हाट हैपन्स, जब किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है तो उसका इफेक्ट इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। कैसे, हमारे अंदर WBC RBC होते हैं, आपको पता है, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो WBC होते हैं इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर होते हैं WBC। ये WBC का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे एंटीजेंस को, वायरसेस को, और एंटीबॉडी बनाएंगे। ठीक है, मतलब देखो
ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। हमको क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, WBC होते हैं। ये WBC क्या चीज करते हैं, बॉडी के अंदर ढूंढते हैं वायरस कहां से आ रहा है। ऐसे समझो कि ये जो WBC है ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये कौन है, सिक्योरिटी गार्ड है। घर में, कैंपस में होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, जो देखते हैं कोई खतरा तो नहीं है, कोई ऐसा अनजान चीज तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ रही है या हमारी कॉलोनी के अंदर तो नहीं आ रही है। सेम चीज WBC करते हैं, ढूंढते हैं और एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से बॉडी को गार्ड करते हैं, दूसरी तरफ से एंटीबॉडीज बनाते हैं, ताकि जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और किसी तरह का कोई डिसीज ना हो पाए। लेकिन क्या होता है, जब किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है, ठीक है, जब किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस की वजह से उसका इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है ना। और उसका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है तो उसका इम्यून सिस्टम हो जाता है वीक, ठीक है। उसका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। अब WBC के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, है ना। WBC के अंदर और भी सेल्स होते हैं, जैसे कौन कौन से सेल्स होते हैं WBC के अंदर, ठीक है। तो देखो, T सेल्स होते हैं, B सेल्स होते हैं, T हेल्पर सेल्स होते हैं और आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये सब जो मैं बना बना के यहाँ पर तुम लोग को समझाती हूँ, ये सब तुम लोग बनाया करो, ड्रॉ करा करो, ठीक है। लिख लिख के याद हो जाता है। मुझे देखो कैसे याद हो गया ना, अभी मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे याद हो गया, पढ़ा पढ़ा के बार बार रिवीजन याद हो जाता है। आप बार बार पढ़ोगे रट जाएगा, आपको देखने की बुक जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये WBC क्या करते हैं, इनके अंदर ये और भी सेल्स होते हैं जो बॉडी को हेल्प करते हैं। जैसे T सेल्स होते हैं, इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो बॉडी के अंदर आ गई है और बॉडी को अफेक्ट कर सकती है तो उसको खत्म कर देते हैं। T हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का काम करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। T हेल्पर सेल्स आर अटैक्ड बाय HIV वायरस विच कॉजेज एड्स। तो जैसे एड्स कौन से वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से। तो HIV वायरस अगर बॉडी के अंदर घुस गया तो T हेल्पर सेल्स उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। B सेल्स होते हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। और जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं वायरस, ट्यूमर, हर एक चीज के अगेंस्ट में। मतलब ये पूरे मिलके एक साथ में एक वर्ड में बोलते हैं WBC, पूरे क्या करते हैं, बॉडी को किसी भी तरह के वायरस, ट्यूमर, इन सारी चीजों से बचाने का काम करते हैं। अब स्ट्रेस इन नेचुरल किलर सेल्स को अफेक्ट करता है साइटोटॉक्सिसिटी विच इज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन द डिफेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स। अब देखो, साइटोटॉक्सिटी या जो स्ट्रेस होता है, जब आप स्ट्रेस ले लेते हो तो ये इन सब की जो एक एफिशिएंसी होती है ना वो वीक होती चली जाती है, ठीक है। आप देखो ना बॉडी इफेक्टिवली काम नहीं करती। आप मुझे एक बात बताओ, आप अभी खाना खाते हो, है ना, डेली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में भी कुछ कुछ चुटर पुटर चलता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ खाते रहते हो। तो उससे क्या होता है, बॉडी एक्टिव रहती है, बॉडी को खाना मिलता रहता है, बॉडी काम करती रहती है। आप एक दिन, पूरा एक दिन भूखे रह के देखो, ना बॉडी को पानी दो ना बॉडी को खाना दो, क्या होगा, धीरे धीरे करके आप भूख की वजह से आपका जो अंदर पूरा सिस्टम है ना वो कैसा हो जाएगा, वीक होता चला जाएगा। आप ही को वीकनेस आने लगेगी, आपको चक्कर आने लग जाएंगे। होती है ना ये चीज। अब आप क्या करते हो, जब आपको स्ट्रेस होता है, आप स्ट्रेस में रहते हो तो आप पेट भर के खाना नहीं खाते, क्योंकि खाना खाने में मन ही नहीं लगता है ना। तो एक आध रोटी खाए थोड़ा बहुत कि हाँ चलो लोगों को सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, एटलीस्ट खा तो लिया, या खुद को लगेगा कि हाँ वो खा तो लिया, तो थोड़ा बहुत आप खा लेते हो। अब बॉडी धीरे धीरे करके वीक हो रही है तो इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा, ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये सब की फंक्शनिंग भी तो वीक होगा ना। अगर इम्यून सिस्टम वीक तो इन सबका फंक्शनिंग वीक, तो इनकी जो एफिशिएंसी है फाइट करने की वो भी वीक हो जाएगी। इनकी जो एफिशिएंसी है फाइट करने की वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने स्ट्रेस ले लिया है ना, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, स्ट्रेस ले लिया है। तो रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ नेचुरल किलर साइटोटॉक्सिसिटी have been found in people who are highly stressed। अब ये देखा गया है रिसर्च में कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके अंदर ये जो नेचुरल किलर सेल्स की साइटोटॉक्सिसिटी है वो कम होती चली जाती है,
ठीक है। और रिसर्च ने ये भी बताया है कि इम्यून फंक्शनिंग बेटर होती है उन लोगों में जिनके पास सोशल सपोर्ट होता है, मतलब जिनके पास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, लोग हैं बात करने के लिए, उनके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग स्ट्रांग रहेगी। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज अकम्पनीड बाय नेगेटिव इमोशंस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर। अब जब इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपको स्ट्रेस होगा, तो क्या होगा, साथ ही साथ में आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, इमोशंस में चेंजेस आएंगे, दैट मीन्स साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, माइंड है ना, साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे ना, नेगेटिव सोचने लग जाओगे, डिप्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, सब चीजें होंगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से कभी कभी पैनिक अटैक, ऑब्सेसिव बिहेवियर, पेनफुल फिजिकल सेंसेशन, हार्ट, और ये सारी चीजें भी होने लग जाती हैं, और लोग बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया था। एक्चुअल में हार्ट अटैक के पीछे मोस्ट ऑफ दी जो रीजंस होते हैं ना, वो स्ट्रेस होता है। आप रिसर्च पे देखो, जिन लोगों को हार्ट अटैक आए हैं उन्हें स्ट्रेस रहा है। मेरी एक रिलेटिव है, ठीक है, एजेड हैं, 50+ हैं, बट स्टिल वो 2-1 हार्ट अटैक उनको माइनर आ चुके हैं, ठीक है। रीजन बीइंग, अब लोग कहते हैं कि उनको शुगर है, उनको हाई बीपी है, इसीलिए, बट द रीजन इज कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड फ्लो है ना बॉडी के अंदर, वो कैसा होता चला जा रहा है, मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्लॉट्स बनने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, और तब जाके हार्ट अटैक आता है। तो स्टार्टिंग कहां से हुआ, स्ट्रेस से, बट लोग क्या बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया था, हाई बीपी हो गया था। अरे रीजन तो देखो, रीजन क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, इनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ये नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को और हर एक चीज को। ये देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हो, है ना, जब आप कोई भी ऐसी चीज है आपको अफेक्ट कर रही है, कोई भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, डिजायर्स हैं, फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, इन्वायरमेंट से किसी तरह की कोई भी चीज है, जो भी स्ट्रेस के सोर्सेज आप सब जानते हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको स्ट्रेस दे रही है, किसको पता चल जाएगा, ब्रेन को पता चलेगा ना। कोई भी चीज होती है तो ब्रेन को तो पता चलता ही है। ये ब्रेन अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम को क्या करने, मतलब जैसे आपकी बॉडी में बोलते हैं ना कि कोई भी फंक्शनिंग हो रही है तो ब्रेन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, आपके हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है कि नहीं, बताओ, अभी पढ़ा है स्टार्टिंग में। hypothalamus active, hormones release in your body, hormones released in your body, immune system becoming weak, your efficiency to fight with the diseases becomes weak. Ultimately what happens, what you becomes, रुको, ये सब मैं आसपास का वो कर दे रही हूँ, ठीक है, इरेज। देखो, हाइपोथैलेमस वाली चीज आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। एक बार मैं अच्छे से आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है, ध्यान दोगे। देखो क्या हो रहा है, आपके अंदर किसी तरह का कोई भी चीज है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, ठीक है। मान लो एग्जाम है, एग्जाम की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, किसको पता चल जाएगा, ब्रेन को पता चल जाएगा ना। ब्रेन को पता चलेगा तो क्या होगा, जो आपका हाइपोथैलेमस है एक्टिव होगा, हार्मोन्स वगैरह रिलीज करेगा ना बॉडी के अंदर, हार्मोन्स रिलीज करेगा कि ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, तो इसने स्ट्रेस ले लिया है, चलो हार्मोन्स को रिलीज करो बॉडी के अंदर, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, कभी कभी हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे, क्या होगा, अल्टीमेटली बॉडी पर इफेक्ट आएगा, बॉडी पर इफेक्ट आएगा। हम क्योंकि इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम इम्यून सिस्टम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम क्या, फाइट नहीं कर पाएगा, किससे, डिसीजेस से। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, आप कैसे हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, और फिर ये चीज चलती रहेगी। अब बीमार हो गए, मान लो कोई बीमारी हो गई आपको, जस्ट टेक एन एग्जांपल, क्या हो गया आपको, कुछ भी, कोई सा भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गया है कोई सा, ठीक है, क्या हो गई है, हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। अब हार्ट प्रॉब्लम हो गई, इसका अलग स्ट्रेस होगा आपको, इसका स्ट्रेस आप वापस से लोगे, ये साइकिल चलती चली जाएगी, आप कभी ठीक ही नहीं हो पाओगे, आप कभी भी ठीक ही नहीं हो पाओगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इज दैट क्लियर, आया समझ में, ठीक है। ये ऐसी साइकिल ना चलती चली जाती है।
आप इस साइकिल को और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। एक मीम पढ़ रही थी मैं एक बार, उसमें दिया था कि मेरे बाल झड़ते हैं तो मुझे बाल झड़ने का टेंशन होता है, ठीक है, बाल झड़ते हैं तो टेंशन होता है, टेंशन लेती हूँ तो और ज़्यादा बाल झड़ते हैं, और फिर ये साइकिल चलती चली जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, फिर हम बीमार पड़ते हैं तो हम और ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और साइकिल कंटिन्यूस। क्लियर? इस साइकिल को कहाँ पर रोकने की जरूरत है, कहाँ स्टॉपेज लगा सकते हो? इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के, हार्ट प्रॉब्लम को डॉक्टर को दिखवा के, स्ट्रेस को कम करके, या हाइपोथैलेमस को रोके? कहाँ, कौन सी स्टेप पर इसको रोका जा सकता है? बताओ, जल्दी रिलेट करो, कहां पर, कौन सी स्टेज पर इसको रोकोगे? एट दिस स्टेज, ठीक है, एट दिस स्टेज, ठीक है। स्ट्रेस को अगर आपने कम कर लिया, अल्टीमेटली आपका पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, हार्मोन्स वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली खाना पीना खाओगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, डिसीजेस से फाइट कर पाओगे, ठीक होने लग जाओगे, स्ट्रेस खत्म होगा। तो जो चीज आपको स्ट्रेस कॉज कर रही है, जैसे एग्जामिनेशन, तो उसको आपको ठीक करने की जरूरत है। आप उसमें काउंसलर के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, किसी के भी पास में जाओ, लेकिन ठीक हो। ओके, तो ये सारी चीजें। अब देखो क्या होता है, गुस्सा आता है ना, डर लगता है, हॉस्टिलिटी, फियर, एंगर, हॉस्टिलिटी, दो चीजें होंगी। पहला एंग्री आउटबर्स्ट होगा, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म, और ये वो फलाना ढिमकाना। दूसरी तरफ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो ये चीज माइंड में हो रही है, ये चीज ब्रेन में हो रही है। अल्टीमेटली दोनों की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, मेंटल फिजिकल इलनेस आ रही है। गेटिंग गुड? इस तरह से अगर क्वेश्चन वगैरह आए तो आप उसको आंसर करोगे। अब लाइफ स्टाइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखो, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, एक ओवरऑल पैटर्न कि आप किस तरह की लाइफ जीते हो, उसमें आप किस तरह के डिसीजंस लेते हो, किस तरह का बिहेवियर करते हो, कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह से टैकल करते हो, सॉल्व करते हो, ये आपकी पूरी लाइफ स्टाइल होती है ना। आप किस तरह का फूड कंज्यूम करते हो, कैसे सोते हो, कब उठते हो, ये नहीं, बट लाइफ स्टाइल के अंदर और भी सारी चीज़ें एज अ होल अगर हम देखें तो। अब जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो लोग पैथोजेंस को एक्सपोज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इलनेस होती है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसको स्ट्रेस हो रखा है, अल्टीमेटली उसका इम्यून सिस्टम वीक ही रहेगा। मान लो कभी कोई वायरस या डिसीज स्टार्ट हो गया होना, तो उसको वो चीज़ बहुत जल्दी क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक है। मैंने ये चीज़ आप लोग को पढ़ाई भी है। जब कोविड हुआ था, है ना, कोरोना हुआ था, तो उस टाइम पर लोग क्या बोलते थे कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो वायरस अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना होगा, चाहे स्ट्रेस भी अगर हो रहा है तो उस स्ट्रेस को कम करना होगा ताकि इम्यून सिस्टम कैसा रहे, स्ट्रांग रहे। अब जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, अच्छे से डाइट वगैरह नहीं लेते, नींद वगैरह नहीं आती है, हेल्थ रिस्क बिहेवियर्स में अपने आप को इंगेज कर लेते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज एक्सेट्रा। रिसर्च में बताया गया है कि हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर, जैसे अगर आप एक बहुत अच्छी बैलेंस डाइट लेते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, फैमिली सपोर्ट है, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, स्ट्रेस होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर इसका अपोजिट है तो वो चीज़ आपकी अफेक्ट करेगी हेल्थ को। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है? आएगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप लोग एक बार ये पूरा रीड करोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होए तो आप मुझे बोल देना कि मैम यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। गुड। अब वो देखो, लास्ट एक दो टॉपिक और हमारे बचे हैं। कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ में कैसे आपको कोप अप करना है। कोप अप इन द सेंस कि अब मान लो स्ट्रेस हो गया, मैम इतनी देर से बोल रही है कि स्ट्रेस को खत्म करना है, स्ट्रेस को खत्म करना है, खत्म करें कैसे, है ना। क्वेश्चन आएगा ना मन में कि स्ट्रेस को खत्म किया कैसे जाए। तो फिर आती हैं कुछ कोपिंग मैकेनिज्म या कोपिंग विथ स्ट्रेस कि आपको कैसे स्ट्रेस के साथ में डीलिंग करनी है। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, ठीक है। देखो, कोपिंग मतलब कॉग्निटिव और बिहेवियरल इफेक्ट्स, बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस लाना है, अपने माइंड में थिंकिंग, इन सारे पैटर्न्स को भी चेंज करना है ताकि जो भी इंटरनल एक्सटर्नल डिमांड्स हैं आप उसको टॉलरेट कर सको, उन्हें कम कर सको और स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शंस को क्रिएट, मतलब जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शंस ना हो या स्ट्रेस आपको ना हो। तो कोपिंग में एक इंडिविजुअल को मैनेज करना होता है, प्रॉब्लम को ऑल्टर करना होता है। मतलब देखो, अब एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, आप तो एग्जाम को कैंसिल करवा नहीं सकते, है ना।
आपको कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे इसको मैनेज करें, कैसे इसको ऑल्टर कर सकते हैं, क्या इसमें कर सकते हैं, वो आपको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से आप ये जो स्ट्रेस आप फील कर रहे हो वो कम हो सके। तो उसे बोलते हैं कोपिंग। तो कोपिंग मैकेनिज्म बहुत सारे हैं। एक डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है स्ट्रेस को लेके। कोपिंग बेसिकली क्या है? डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन, मतलब कि कोई भी सिचुएशन में आप अगर फंस जाते हो या आपको स्ट्रेस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है, किस तरह से आप कोप अप कर सकते हो। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं इवेंट्स के लिए, ठीक है। हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसको डिपेंड करता है ऑन अ रिजिड डीप सीटेड बिलीव्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कारण या जिसके थ्रू आप कोपिंग कर सकते हो, ठीक है। हम एक एक करके मेजर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी दिए हैं कि जैसे मान लो जब आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो तो आपको बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ट्रैफिक जो है वो जल्दी जल्दी चलना चाहिए। अब ट्रैफिक तो जल्दी नहीं चलेगा ना आपके कहने से, एक पर्सन के कहने से, है ना। तो क्या होता है, इस तरह के स्ट्रेस जो होते हैं ना वो हमको बहुत आगे चल के लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं। तो हमको उसको मैनेज करना है, हमको अपने सोचने समझने के तरीके को कहीं ना कहीं बदलना होगा। जैसे मान लो हमको लगता है एग्ज़ाम बड़ी खतरनाक चीज़ है, एग्ज़ाम तो होने ही नहीं चाहिए, है ना। आप जो चीज़ सोच रहे हो आपको अपने उस तरीके को बदलना है कि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है ना, उससे डील करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा अगर स्लाइट चेंज आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स में करते हो तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस देती हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो मान लो 5-6 साल से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है। स्टार्टिंग में जब उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब तो उसको बहुत अच्छा लगता था। 1-2 बार के पढ़ाई में ही उसको ऐसा लगा था कि उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हर बार 1-1, 2-2 नंबर से उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। ये शायद स्टोरी मैंने तुम लोग को पहले सुनाई भी है, ठीक है, एक बार और सुना देती हूँ। अब उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, हर बार परेशान, हर बार हैरान परेशान, क्या करे क्या ना करे। 3 साल बाद जब तीनों साल उसका एग्जाम नहीं निकला, ठीक है, उसको स्ट्रेस होने लग गया। किस चीज़ का? कि मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन, अब देखो स्ट्रेस कितनी तरीके का है, ठीक है। मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मन लगा के पढ़ाई करती हूँ, दिन रात एक करके पढ़ाई करती हूँ, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होती हूँ, बट स्टिल मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। ये पर्सनल। दूसरा, मेरे सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पता है कि मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वो सब मुझसे होप लगा के बैठे हैं, आशा लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होने वाला है और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर आ जाऊँगी, ठीक है। अब वो लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो, कि तुम्हारे एग्ज़ाम का क्या हुआ, तुम्हारा एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला। दूसरा स्ट्रेस। तीसरा स्ट्रेस, मेरे साथ में पढ़ने वाले जितने भी थे उन सब का निकल गया, मेरा अभी तक नहीं निकला। चौथा, 5-6 साल हो चुके हैं, फैमिली अभी तक सपोर्ट कर रही है कि नहीं नहीं तुम तो एग्ज़ाम निकालो, हम तुम्हारे साथ में हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से अपनी मेहनत करो, लेकिन फिर भी एक सबके मन में ये चीज़ तो है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निकल जाए। तो बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है, ऊपर से इतने ओल्ड होते चले जा रहे हैं, मतलब इतनी एज होती चली जा रही है, जॉब भी नहीं है हाथ में, हमसे जूनियर्स की जॉब लगती चली जा रही है, उनकी शादियां होती चली जा रही हैं, ठीक है, हमारी अभी तक नहीं लग रही है ना। इस तरह के थॉट्स मन में आते हैं कि हमारी अभी तक जॉब नहीं लगी, हमारे जूनियर्स की लग गई। अब ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको परेशान करती हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, स्ट्रेस लेने लग जाते हो। दिन रात 24/7 जब आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हो और आप थोड़ा सोचते हो कि चलो यार थोड़ी देर टाइम निकाल के फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, आपको फ़ोन में भी उसी तरह के वीडियोस दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़ोन में एक चीज़ और होती है, आप लोग को पता है फ़ोन में माइक्रोफोन लगा होता है। हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें माइक्रोफोन लगा होता है, हम जो भी बोल रहे होते हैं ना हमारा फ़ोन सब सुन रहा होता है, जासूस है वो हमारा, ठीक है, हर एक चीज़ वो सुनता है। आपने कभी देखा होगा, जैसे आप बोलो कि यार मुझे ना एक बहुत ही प्यारी सैंडल्स लेनी है या शूज़ लेने हैं, वो अमेज़ॉन है ना बैठ के सुन रहा है। आप कभी डाउनलोड करते हो ना कोई ऐप तो उसमें परमिशंस आती हैं, अलाउ परमिशंस, हम क्या करते हैं फटाफट अलाउ 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 अलाउ, उसमें एक परमिशन आती है अलाउ दिस ऐप यूजिंग माइक्रोफोन,
तो अगर आप उसको अलाउ करते हो तो वो बैठ के सुन रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो, और फिर वो उसी तरह के रिजल्ट्स आपको देगा जब आप फोन ओपन करोगे। आपको ऐसा लगता है यार इसको कैसे पता चल गया, मेरे फोन में तो वही आ रहा है जो मैं सोच रहा था, और हम ऐसे सोचते हैं नहीं यार कोई इंसिडेंस होगा, और हम सोचते ही नहीं है, बट इन रियलिटी उसमें माइक्रोफोन लगा है और परमिशन आपने ही दी है, आपको पता नहीं है। अभी आप खोल के देखोगे ना कितनी एप्स आपके माइक्रोफोन को यूज कर रही हैं, तो आपको पता चलेगा। तो क्या होता है, अब उसने फोन खोला तो वही सारी रिजल्ट्स उसको देखने को मिल रहे हैं, वही सारी चीजें रिलेटेड जो उसके माइंड में चल रही हैं। फिर से स्ट्रेस। एक्चुअल में होता यह है कि जब स्ट्रेस एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है और जब वो हाई लेवल, बिल्कुल हाइटेंड लेवल पर पहुंच जाता है, वो आपको डिप्रेस करने लग जाता है। धीरे धीरे करके क्या करता है, आपको डिप्रेस करने लग जाता है। आपको डिप्रेस करेगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, है ना। आपको लोगों से बात करना, मिलना जुलना पसंद नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे करके गुस्सा आने लगेगा। कोई आपसे बात करेगा आपको गुस्सा आएगा, कोई आपसे बात करेगा आपको गुस्सा आएगा। क्यों? आपको याद है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, रिप्रेशन, रेशनलाइजेशन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था। अब वो क्या करती है, जैसे ही आप उसको कोई चीज बोलोगे तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा एग्जाम की बात करेंगे मुझसे, या मुझसे कोई उल्टी फुल्टी बात करेंगे, बेटर है कि मैं ही इनके ऊपर तेज आवाज में बोल देती हूँ, चिल्ला देती हूँ, ताकि ये लोग कुछ बोल ही ना पाए। तो वो क्या करती है, उनके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। कोई भी उससे बात करता है ना, थोड़ा बहुत तो अच्छे से बात है, फिर चिल्लाने लग जाती है, और फिर क्या बोलती है, तुमने मुझसे ऐसा बोला इसलिए तो मैं ऐसा कर रही हूँ। पढ़ा है ना ये सब कुछ, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिप्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्हीं में से एक आध ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की टेक्निक यूज करने लग गई। और साथ ही साथ में स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया। डाइट को बहुत चेंज कर लिया है, डाइट को ऐसे चेंज कर लिया है कि आप उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बड़ी हेल्दी सी है, इसको क्या दिक्कत होगी। बट इन रियलिटी मैंने भी आपको बताया ना कि एयर बैग जैसी बॉडी होती चली जाती है स्ट्रेस की वजह से। खाना पीना बिल्कुल चेंज, स्लीप पैटर्न्स पूरी तरह से चेंज। अब क्या हो रहा है, शी ऑल्सो डजंट गिव हर सेल्फ रिलैक्स। मतलब होता है ना कि एक टाइम होता है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब आपको रिलैक्स की जरूरत है, आप रिलैक्स लो, शांत रहो। आपको अगर दिख रहा है कि आपको यही चीज फोन में भी दिख रही है और आपको परेशानी होगी, तो आप फोन को यूज मत करो, है ना। आप थोड़े दिन अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। जो चीज आपको स्ट्रेस दे रही है ना, मैं कह रही हूँ 2-3 महीने के लिए उस चीज को कंप्लीटली टोटली भूल जाओ। इस एक सिचुएशन बता रही हूँ, जो सिनेरियो आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है। कंप्लीटली उस एक चीज को भूलने की कोशिश करो। भूलना इन द सेंस कि इट्स ओके, द एग्जाम फॉर दैट आई एम प्रिपेयरिंग, दैट्स ओनली फॉर मी। देखो आप भी हो, मान लो कल को आप भी इसी सिचुएशन पर आते हो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, मान लो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपका भी एक टाइम आएगा जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और जब आपको कोई ज्ञान भरी बातें करेगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगी, है ना। बिल्कुल आती है कि यार एक तो मेरा काम नहीं हो रहा, ऊपर से ये इंसान है मेरे को ज्ञान दिए जा रहा है ना। होता है ऐसा कि यार मुझे नहीं सुनना। बट इन रियलिटी अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करो और आप इस तरह से सोचना स्टार्ट करो कि ये एग्जाम की प्रिपरेशन करने का मन मैंने बनाया था, एग्जाम मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, कितना ही टाइम लगे मुझे, अगर मुझे उसको निकालना ही है, 1-2 नंबर से ही मैं हर बार रह जा रही हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ी डबल एक्स्ट्रा मेहनत करूँ और थोड़ा और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ने का तरीका चेंज करूँ, थोड़ा और अपने पैटर्न ऑफ स्टडी को चेंज करूँ और एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ। अब मेरे दोस्तों का उसमें सिलेक्शन हो रहा है, मेरे परिवारों में शादियाँ हो रही हैं, मेरे रिलेटिव्स कुछ बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स का क्लियर हो रहा है, मुझे उन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो सोसाइटी में प्रेजेंट हैं। बट अगर आप उन चीज़ों से अफेक्ट होगे तो वो आपको और ज़्यादा अफेक्ट करेगी। जैसे आप देखते हो ना, छोटा बच्चा होता है, अगर वो किसी चीज़ से चिढ़ जाता है तो आप उसको और चिढ़ाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं ये काम करूंगा तो ये चिढ़ेगा। सेम चीज़ सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनको पता होता है ये आपका वीक पॉइंट है, वो उसी पे और ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी से थोड़ा सा आपको अभी के लिए, थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बना के रखना है। आपको वो काम करना है जो आपको खुशी देता है। अगर आप वो चीज़ करोगे जिससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा हर्ट होता है, तो आपको वो काम करना छोड़ देना है, ठीक है। तब जाके एक माइंड जो है ना, उसको धीरे धीरे पीस मिलना स्टार्ट होगा। जब उसको धीरे धीरे पीस मिलेगा, उसके अंदर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, तब जाके आपका जो माइंड है ना, वो प्रिपेयर होगा कोई नई चीज करने के लिए। अब आप पढ़ाई कर रहे हो और उससे डबल स्ट्रेस ले रहे हो, तो माइंड को समझ में नहीं आ रहा। माइंड कह रहा कुछ एक करो, या तो पढ़ाई करो या तो स्ट्रेस लो, ठीक है। तो ये सारी चीजों के थ्रू अगर थोड़ा सा थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस करना, थोड़ी वो चीजें करना जो हमको स्ट्रेस कम दे, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस के साथ में कोप अप
कर सकते हो। टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि कैसे कैसे क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हो, बट जरूरी नहीं कि ये सारी टेक्निक्स हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल हो। किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगी, किसी के ऊपर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबका स्ट्रेस टाइप अलग अलग है। मैं थोड़ा आपको बता सकती हूँ, बट उसके अलावा मेहनत आपको करनी है, स्ट्रेस आपका है, ठीक है। तो थोड़े से यहाँ पर स्ट्रेस के कोपिंग मैकेनिज्म है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कैसे आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करके थोड़ा सा भी कोपिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो और स्ट्रेस के साथ में कोप अप कर सकते हो। सो देखो, एंडलर एंड पार्कर, इन्होंने 3 कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताई। पहली, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि देखो, सबसे पहले ना आपको कोई भी काम करना है, कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लो एग्जाम ही है ना, कोई भी एग्जाम आपको क्लियर करना है, सबसे पहले ना उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो कि वो एग्जाम क्या है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितनी मेहनत लगती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितना मटेरियल है, कब पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में लेके रखो। आप जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो ना, पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता होता वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा टेंशन देती है। जब आप थोड़ा उसके बारे में जान लेते हो तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, थोड़ा और जानते हो, थोड़े और रिलैक्स हो जाते हो। आपको मान लो कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, मान लो आपको जज का एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको नहीं पता कैसे करते हैं, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल के थ्रू चल रहे हैं, आपको नहीं पता कैसे करते हैं, क्या होता है, आपने बस सुना है बड़ा टफ होता है। जब आपको पता चला, आपने सिलेबस वगैरह देखा, आपने कहा अरे ये चीज़ें तो मैंने पढ़ी हुई है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ूंगा तो शायद मेरा हो जाएगा, थोड़ा आप रिलैक्स होते हो, है ना। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन उसके बारे में पूरा लो, कैसे उसके लिए वर्क करना है, आपके क्या आउटकम्स होंगे, कितना पढ़ोगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज़ को लेके इसके साथ में प्रायोरिटीज और उसके ऊपर वर्क करना। सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करना, लेकिन उसके ऊपर काम भी करना। जैसे आपको अपना एक टाइम स्केड्यूल बनाना होगा या सोचना पड़ेगा कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन लो, कब कैसे उसके ऊपर क्या काम करना है, कितना टाइम पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा। तो पहली क्या है, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। जो भी टास्क है, जो भी काम है, उसको लेके पूरे फोकस्ड रहो। आप जब उस एक चीज़ को करोगे आपको स्ट्रेस नहीं होगा, जब आप उस चीज़ को नहीं करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा। जैसे चलो मैं मेरा एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस सभी की लाइफ में, सभी उसके साथ कोप अप कर रहे हैं। अब जैसे मैं हूँ, हाल फिलहाल, ठीक है, मेरे एंड पे बहुत सारी दिक्कतें चल रही, दिक्कतें इन द सेंस, दिक्कत नहीं, ये बोलूँगी कि बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, जिसमें मुझे हर एक काम करना है, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, मुझे ये भी करना, बहुत सारे काम है अभी मेरे पास में करने के लिए, ठीक है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। दूसरी चीज़, मुझे टाइम अगर मिल भी रहा है तो मेरी हेल्थ मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब मेरी थोड़ी तबीयत को लेके दिक्कत कुछ ना कुछ आ जाती है। ऊपर से मुझे होते हैं हैजल्स, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया मेरा रूट है बड़ा ट्रैफिक वाला, बहुत ही पोल्यूशन वाला, और समर हीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस एक तरीके से एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, तुम लोग ऐसे बिल्कुल रिलेट मत करने लग जाना। तो अब क्या है कि मुझे वर्क टाइम मतलब मिलता भी है तो मैं उस एक टाइम पर सोचती हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बॉडी भी ठीक रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी 4 में से 2 काम तो मैं कर ही रही हूँ, है ना। मान लो मुझे 4 काम है, 2 काम तो मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ, और ऊपर से मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वरना बीमार पड़ गई तो शायद वो 2 भी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट इस एक चीज़ के थ्रू काम करते हैं। अब मेरे बाकी काम नहीं हो रहे तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन अगर मैं बैठ के अपनी प्रायोरिटी सेट करूंगी, एक दिन बैठूंगी और उस दिन डिसाइड करूंगी मुझे ये चीज़ तब करनी, ये चीज़ तब करनी, ये वाला काम इस समय पर करना है, एक पूरा स्केड्यूल बना लूंगी ना, मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। साथ ही साथ में जो भी मतलब मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा कम होगा, और साथ ही साथ में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही थी वो होने लग जाएंगी, तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी, है ना। तो ऐसा ही सबके साथ में होता है, टास्क ओरिएंटेड लेकिन अगर आप रहोगे तो स्ट्रेस कम रहेगा, अदरवाइज आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोप अप कर सकते हो। दूसरा तरीका है इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। देखो, कभी भी बोलता है ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए, या एक और उसमें बोला जाता है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है ना, ऐसा बोला जाता है कि दिस होल वर्ल्ड इज क्या बोलते हैं, फिर टर्म याद नहीं आ रहा मुझे, दिस होल वर्ल्ड रिलाइज अपॉन होप। आप हर एक चीज़ में होप रखते हो, चलो कुछ तो होगा, ये नहीं तो ऐसा हो जाएगा, उस टाइम पर ये एक चीज़ होगी, हम हमेशा होप में जी रहे होते हैं, है ना। और होप आप कितना ही सोच लो,
कहीं ना कहीं आ ही जाता है। आप सोचोगे कि नहीं अब मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूंगा, कोई होप नहीं रखूंगा, कहीं ना कहीं दूसरी चीज में होप आ ही जाएगा। तो कभी भी ना हमको एक वो पॉजिटिव इमोशंस वाली जो चीजें होती हैं वो नहीं खोना चाहिए। अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि आप दिन भर 24/7 आप ये सोचते हो मेरे साथ तो कुछ अच्छा होएगा ही नहीं, मेरे साथ तो मैं ये करने जाऊंगा तो उल्टा ही हो जाएगा, मेरे साथ तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, मैं कुछ अच्छा सोचूंगा मुझे बुरे ही लोग मिलेंगे, अगर आपके इमोशंस ही इतने ज्यादा नेगेटिव हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके अंदर डेवलप होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उस एक चीज को पॉजिटिविटी के साथ में रखते हो, जैसे मान लो आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो कि नहीं यार मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, मैं इस चीज़ में जा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप ऐसे सोचो मेरी तो किस्मत ही खराब है, देखना मेरा वहाँ पर भी नहीं होएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपका सच में नहीं होएगा। लेकिन अगर आप ऐसे जाओ ना पॉजिटिविटी के साथ में कि नहीं मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ, वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं उनका आंसर दूंगा, जितना मुझे आएगा एटलीस्ट मैं फेस तो करूंगा ना, मैं डर नहीं सकता हूँ, हो सकता है मेरा हो भी जाए, ठीक है, तो मुझे पॉजिटिव रहना है। आप जाओगे ना आपका एक आध आंसर सही गया, आप देखना कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। आप वाइवा दे तो 10th में आप लोग ने वाइवा दिया होगा, है ना, साइंस का वाइवा होता है। क्या होता है जब तक हमारा रोल नंबर नहीं आता हमको डर लगा रहता है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेगा, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेगा, मेरा तो होएगा ही नहीं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, ये वो ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। मैं आपको बताऊं मैं भी डरी हुई थी जब मेरा भी 10th में वाइवा हुआ था। तो ऐसे क्या करते थे, एक पूरा लाइन बना के रखते थे और रोल नंबर वाइज एक एक करके जाते हैं। तो मैं भी डरी हुई थी, मैं भी सबसे यार किस तरह के क्वेश्चन पूछे, अच्छा टीचर्स बताने नहीं दे रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही बताया मेरी साइंस डब्बा है। अब मेरे को ऐसे यार पता नहीं क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, पर पता है मेरे साथ में एक बेनिफिट था, मेरे साथ में बेनिफिट ये था केमिस्ट्री में वो जो एलिमेंट्स वाली टेबल होती है ना, मुझे वो पूरी याद थी। आप मानोगे नहीं, मतलब लोगों की केमिस्ट्री बड़ी खराब होती है, मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, बाकी सब डब्बा गोल था मेरा, फिजिक्स में डब्बा गोल, बायो में डब्बा गोल, केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती थी, थोड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन वगैरह होता तो मुझे अच्छा लगता था, प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे अच्छी लगती। अब क्या हुआ, मैं गई, डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन आई वॉज लाइक कि यार मैं तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं फेल ही हो जाऊंगी, देखते हैं क्या क्वेश्चन होगा, देखेंगे अब चलते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगी। अब मैं गई हूँ, उनने मेरे से क्या पूछा है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला, उनने मेरे से ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जिनका मैं आंसर दे पाई। एक आध में थोड़ा सा कंफ्यूज हुई तो आधा उन्हीं ने बता दिया, इतने अच्छे थे वो, ठीक है, आधा उन्हीं ने ही बता दिया कि ये होता है, तो फिर मैंने उनको कंप्लीट कर दिया। मेरा वाइवा इतना अच्छा गया आप मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव नोशन के साथ में या एक पॉजिटिविटी को होल्ड करते हुए मैं अंदर गई थी। मान लो अगर मैं नेगेटिविटी के साथ में जाती ना, वो मेरे से ऑक्सीजन का फॉर्मूला पूछते, मुझे पता भी होता तो भी नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड वर्क ही नहीं कर रहा, मेरा माइंड एक ही चीज सोच रहा है कि मेरा नहीं होएगा। सो अगर आप इमोशंस को अपने पॉजिटिव रखते हो तो भी आप स्ट्रेस के साथ में कोप अप कर सकते हो, है ना। तो आपको होप, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, ये सारी चीजों को रखना होगा। आपको वो सारी फीलिंग्स जिसकी वजह से एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें होती है ना, आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल करना सीखो, सेल्फ कंट्रोल, चैप्टर 2 पढ़ा है ना, सेल्फ कंट्रोल करना सीखो। जैसे टेल माई सेल्फ दैट इट इज नॉट रियली हैपनिंग टू मी और वरी अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज है जिसे आप बदल नहीं सकते, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय एंड वो उस रिलेशनशिप में उस बॉन्ड को बना के हमेशा रखना चाहते हैं, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग द स्मूथ वे, है ना, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग द स्मूथ वे। अब वो लोग क्या करें, दोनों साथ में आते हैं लेकिन किसी वजह से फिर से ब्रेकअप हो जाता है, फिर साथ में आते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर साथ में आते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। अब इमोशनली आप हर्ट रहोगे, है ना, आपको बुरा भी लगेगा, आपको लगेगा व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि यार मैंने तो अपना 100 क्या 200% दे दिया है, दोनों ने अपना 200% इन्वेस्ट कर दिया है, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। तो आप फिर क्या एक चीज सोचो कि ठीक है अब देखेंगे जो होगा आगे, क्योंकि अगर आप उस एक चीज के बारे में सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो वो चीज आपके माइंड को, स्ट्रेस को अफेक्ट करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। तो बेटर है कि आप क्या एक चीज करो कि यार देखेंगे, छोड़ दो, देखेंगे उसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे का सोचते हैं आगे क्या करना है। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट दिस थिंग। हम लोग क्या होता है किसी एक चीज से अपने आप को इतना ज्यादा रिलेट कर लेते हैं, इतना ज्यादा रिलेट कर लेते हैं कि हमको ऐसा लगता है यही हमारी लाइफ है। बट यू सी लाइफ जो है ना उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, है ना। मतलब बहुत कुछ आता है लाइफ में। ये जो लोग 60, 70, 80 ईयर्स जीते हैं और लाइफ में बहुत सारे फेजेस देखने हैं आपको, बहुत कुछ आएगा। कोई एक ही चीज से अगर आप सोचो ना कि यही लाइफ है, वही लाइफ नहीं है, बहुत कुछ है। तो वाई स्टिक टू वन थिंग ओनली, ठीक है।
लेट्स लिव दिस लाइफ, है ना। तो इस तरीके से अगर आप अपने इमोशंस को रखते हो, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, आप देखना आप स्ट्रेस वगैरह जैसी चीज़ों को कोप अप कर पाओगे। असल में होता क्या है, जिन लोगों को स्ट्रेस होता है ना, किसी एक चीज़ से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे लगा के रख लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, वही जो मैं आपको अपने रिलेटिव का एग्जांपल दे रही थी, क्योंकि क्या होता है, हम अपनी फैमिली में ही बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, उनमें से कोई बहुत दूर के, नाउ वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर पजेसिव भी नहीं, ओवर पजेसिव। फैमिली में ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही चीज़ होनी चाहिए। आप क्या करते हो ना, आप एक अपने गाइडलाइन सेट कर देते हो, अपने रूल्स खुद सेट कर देते हो कि ऐसा ही होना चाहिए। अरे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो, राइट। कभी कभी कुछ चीज़ें आपके सोचने के बिल्कुल अपोजिट भी हो सकती हैं। सो यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू एडजस्ट विथ ऑल दीज थिंग्स, कि है ना कि अच्छा ये चीज़ हो रही है ऐसे, तो चलो ठीक है इसको ऐसे कर लेते हैं, क्लियर। तो आप अब अगर इमोशंस को अपने कंट्रोल कर पाते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपका है, तो स्ट्रेस जैसी चीज़ों को आप क्या कर लोगे, पार कर लोगे। आ रहा है समझ में? ये एग्जाम में आएगा तो इतना अच्छे से समझा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, तो याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है अवॉइडेंस ओरिएंटेड। अवॉइडेंस ओरिएंटेड होते ही वही, अभी जैसे मैंने आपको कहा, कुछ चीज़ें क्या करनी चाहिए, अवॉइड कर देनी चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि इनको तो इग्नोर ही करो, ठीक है। तो ऐसे ही कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको इग्नोर ही करना चाहिए। जैसे देखो, कभी कभी किसी सिचुएशन की सीरियसनेस को हमको डिनाई कर देना चाहिए, या कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप जितना ज़्यादा सोचोगे स्ट्रेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो बेटर है ना कि इग्नोर करो। अरे यार ये चीज़ टेंशन देती है, सोचना ही नहीं है इसके बारे में, छोड़ो, इसको ख़त्म करो, ठीक है। तो कभी कभी ये इस तरह की प्रैक्टिसेस भी स्ट्रेस के साथ कोप अप करने में हेल्प करती हैं। ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जस्ट रिलीव देम ऑल। अब जैसे आपको कोई चीज़ स्ट्रेस देती है, कोई चीज़ परेशान करती है, इग्नोर करो, टीवी देखना शुरू करो, कोई मस्त मूवी लगा के देखो, पॉपकॉर्न खाओ, मूवी देखो, ठीक है। अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर लो, फैमिली में किसी से बात कर लो, ठीक है, जिससे भी आपका मन लगता है। दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे और उन लोगों के साथ में रहोगे जो आपको उस एक चीज़ के बारे में और ज़्यादा याद दिलाते हैं, इग्नोर दैम ऑल, फटाफट से इग्नोर करो, ठीक है। शर्मा जी का बेटा और उनकी मम्मी, ठीक है, उन दोनों को इग्नोर करो, जो बार बार आके पूछते हैं एग्जाम में कितने मार्क्स आए, आपके बेटे के कितने आए, इसकी बेटी के कितने आए, इग्नोर देम, ठीक है। इग्नोर करने की हैबिट भी होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, ट्राई टू से नो, मैं बोलूँगी ट्राई टू इग्नोर। जहाँ पर जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, उसको इग्नोर करो। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है ना लाइफ में। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, होता क्या है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, कभी आप कहीं से निकल रहे थे, कहीं से जा रहे थे, 4-5 लोग साथ में खड़े हुए थे, उन्होंने आपको देखा, वो लोग हंसने लग गए, तो आपको ऐसा लगता है ये लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। इन रियलिटी वो आपको देख के नहीं हंस रहे हैं, उनकी कुछ बात चल रही थी जिसकी वजह से वो लोग हंस रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन कुछ भी कर रहा है तो वो हमें देख के कर रहा है ना। एक ऐसा फोबिया टाइप हमको हो जाता है कि मतलब भ्रम, फोबिया नहीं, डिल्यूजन हमको हो जाता है कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है, मुझे देख के कर रहा है, ये पर्सन बात कर रहा है तो पक्का मेरे ही बारे में कर रहा होगा। नो, डोंट गिव दिस मच इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ, ठीक है। कि कोई भी बात कर रहा है तो आपके बारे में, कोई हंस रहा है तो आपके बारे में, कोई कुछ बोल रहा है तो आपके बारे में बोल रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये एक चीज़ कभी कभी हम लोग के मन में बहुत ज़्यादा आ जाती है कि कोई ऐसा कर रहा है तो वो हमारे लिए कर रहा होगा, कोई कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है तो पक्का हमारे लिए कर रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी ये चीज़ सच हो सकती है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी, इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करना है आपको। कोई नहीं सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इग्नोर करने की हैबिट बनाओगे ना, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को भूलने की आप कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। अगर आप बार बार किसी चीज़ को माइंड करते हो, बार बार आपके दिमाग में वही चीज़ आती है, और उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, ट्राई टू इग्नोर द थिंग्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी, मान लो आपका नेबर है, नेबर आपको परेशान करता है, आपको गुस्सा आती है ना, आपने उसकी कंप्लेंट भी कर दी, नहीं मान रहा,
क्या करोगे, मार तो नहीं सकते उसको, मार दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो क्या एक चीज़ करो, अपने घर में ही, क्या सामने वाला तो नहीं समझ रहा तो थोड़ा सा खुद ही को चेंज कर लो, अपने घर में ग्लास डोर्स वगैरह पूरे में लगवा लो, पूरे में अच्छे से पैक हो जाए, वेंटिलेशन की भी फैसिलिटी रहे, लेकिन सुबह सुबह जो है वो सारी चीज़ों को कवर अप करके रखो। और साथ ही साथ में जैसे ही उठो उसके घर की तरफ या उसकी तरफ देखो ही मत, सीधे दूसरे रास्ते चले जाओ, तो आके वो दिखे ही नहीं, वो दिखेगा तो आपका दिमाग खराब होगा। तो बेटर है इग्नोर करो उसको। आप इग्नोर करना सीखोगे ना, आपका स्ट्रेस आधा वैसे ही कम हो जाएगा। क्लियर? तो अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, ये तीनों किसने बताई, एंडलर एंड पार्कर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहना है। ये जितना अच्छे से मैं तुम लोग को समझाती हूँ उतना अच्छे से तुम लोग भी समझाया करो, ठीक है, आंसर में। अब देखो लेजारस और फॉकमैन, इन्होंने भी 2 स्ट्रैटेजीज दी थी कोपिंग के ही लिए। एक इन्होंने भी प्रॉब्लम फोकस्ड कही थी, वही कि प्रॉब्लम को अटैक करो, प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लो, तो आप प्रॉब्लम को फोकस करके आप स्ट्रेस को कम कर सकते हो, है ना। तो एक इन्होंने प्रॉब्लम फोकस्ड बताई थी, लाइक आई मेड अ प्लान फॉर एक्शन एंड फॉलोड इट, दे कैन एक्ट, रिड्यूस द थ्रेट वैल्यू फॉर द इवेंट एक्सेट्रा। दूसरा इमोशन फोकस्ड स्ट्रैटेजी, वही इमोशनल वाली, कि आपको क्या करना होगा, कोई भी इवेंट जो आपके इमोशंस को हर्ट करता है, आपको उसको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। जैसे I did something to let it out of my system. People generally tend to use the former more often than the later. अब हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने ये चीज़ करी, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपको जनरली क्या करना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अफेक्ट कर रही है तो आपको उसको क्या करना है, उसको लेट इट आउट, इग्नोर। वही इमोशन आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है, इग्नोर करो। तो इमोशंस को अभी फोकस रखोगे, इमोशनल कंट्रोल अपने अंदर रखोगे, तो भी आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक, ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड पोजीशन में रहोगे, आपकी बॉडी उतना हेल्दी रहेगी, उतना अच्छे से वर्क करेगी। तो रिलैक्सेशन टेक्निक आपको करना है, जिसकी वजह से हाई बीपी, हार्ट डिसीजेस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती हैं। रिलैक्सेशन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे फेशियल मसल्स की तरफ आता है। आपको इसमें डीप ब्रीदिंग करना है, मसल्स रिलैक्स होंगे, माइंड काम होगा, बॉडी रिलैक्स करेगी, आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। कभी बताया ना मैंने पोजीशन कैसे बैठना है आपको, जैसे कोई चेयर वगैरह होती है तो उस पर बैठ जाओ और नीचे एक आध कुछ स्टूल वगैरह रख लो जो चेयर्स की हाइट में थोड़ा सा छोटा हो, उसके ऊपर अपने बढ़िया से पैर रख लो और अपने हाथों को ऐसे पीछे रख के ऐसे पूरा रिलैक्स। जितना ज़्यादा बॉडी आपकी ओपन रहेगी ना, ओपन इन द सेंस कि जितना आप अपने मसल्स को रिफ्लेक्स करोगे उतना ज़्यादा आप रिलैक्स्ड फील करोगे। और अगर आप बिल्कुल ऐसे इस तरीके से बैठे रहोगे ना अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी। आप जितना ज़्यादा ऐसे हाथ पैरों को दूर करके उस तरीके से रिलैक्स्ड पोजीशन में रहोगे, आपकी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी। आप मान लो बेड पर हो, तो बेड पर आपको क्या करना है, जस्ट टेक अ पिलो हेयर एंड एक वो जो डबल वाला पिलो आता है ना, वो अपने पैरों के पास में रख लो, उसके ऊपर पैर रख दो, ठीक है। और फिर ऐसे करके आप रिलैक्स्ड पोजीशन में लेट जाओ, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। आपका स्ट्रेस देखना ऐसे चुटकियों में गायब होता है, ठीक है। एटलीस्ट उस एक टाइम पीरियड के लिए तो हो जाता है। फिर आप डीप ब्रीथिंग करो। इसी में आता है एक आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्ट्रेस को रिलीज करने में, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने में, और साथ ही साथ में आपका माइंड जो है वो पूरा कॉन्शियस रहेगा। तो थॉरो कंसंट्रेशन इसमें आपको करना है। बायो फीडबैक के अंदर क्या होता है, बायो फीडबैक एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर फीडबैक दिया जाता है अबाउट करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इज ऑफन कंप्लीट बाय रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। जैसे मान लो आपको स्ट्रेस है तो आपका हाई बीपी है, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आप स्ट्रेस ले रहे हो जिसकी वजह से आपको हाई बीपी आ रहा है, आप एक काम करो, ये वाले टैबलेट्स लो और ये वाली एक्सरसाइज करो और 5 दिन बाद मुझे आके बताना। 5 दिन बाद आप डॉक्टर के पास में गए, आपने ये सारी चीज़ें करी थी जो जो डॉक्टर ने बोला था, तो डॉक्टर ने बताया देखा आपका बीपी अब कंट्रोल हो गया है, अब आपके बीपी का दिक्कत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये वाली टेक्निक्स को यूज़ करा है। तो अगर आप किसी को फीडबैक देते हो ना कि देखो आपने ऐसा करा तो ये चीज़ अच्छी हुई, तो आप उस चीज़ को करना स्टार्ट करते हो। जैसे मान लो आपके कभी मार्क्स नहीं आते, टीचर आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आप चाहते हो हमेशा कि टीचर भी आपको अप्रिशिएट करे। एक बार आपके मार्क्स आ गए, आप पढ़ लिख के गए थे, आपके मार्क्स अच्छे आ गए, टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया कि देखा इस स्टूडेंट ने कितने अच्छे से मेहनत करी, इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपको एक ना पॉजिटिविटी मिलती है, तो आप अगली बार और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। तो वैसे ही अगर फीडबैक वगैरह दिया जाए तो एक पर्सन स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है। तो आपको अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी, कैसे कंट्रोल करना है उसको लर्न करना होगा और कंट्रोल को ट्रांसफर करना होगा इनटू एवरीडे लाइफ। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के अंदर ये आता है कि आपको कुछ इमेजेस, कुछ इमेजिनरी चीज़ें सोच के और फिर जो है क्या करना है, स्ट्रेस को कम करना है। तो आप
आपके अपने रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो लाइफ में कि आपको ऐसा करना है, तो आप उस चीज़ को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करो कि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप रिलैक्स्ड रहोगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आइज क्लोज करके ये सारी चीज़ों को फील करो। आप फील करोगे, आपकी बॉडी थोड़ा सा काम महसूस करेगी और आप फिर उसी एक ड्रीम को, जो आपने सोचा था ना, जो एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपने किया था, आप उसे फुलफिल करने में लगे रहोगे। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो है वो भी एक टेक्निक है। इसी में CBT भी आता है, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। इनके अंदर स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन ट्रेनिंग जो है वो बड़ी इफेक्टिव मेथड है। इसको मैकिनबॉम ने बनाया था, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया था? CBT को मैकिनबॉम ने। और ये टेक्निक्स इनॉक्यूलेट करती हैं लोगों को अगेंस्ट स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस ट्रीटमेंट देते हैं CBT के अंदर। इसको द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अप्रोच इज टू रिप्लेस नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट विद पॉजिटिव एंड रेशनल वंस। तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, उनको पॉजिटिव थॉट्स में रिप्लेस करना है, ये काम होता है CBT का, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या होता है। एक असेसमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन, ये सारी चीज़ें। असेसमेंट के अंदर क्या होता है? प्रॉब्लम को समझना और उसको क्लाइंट के व्यू पॉइंट से देखना, ठीक है, कि उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, कौन सी चीज़ उसको स्ट्रेस दे रही है। दूसरा, वो सारी चीज़ें करना जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस कम हो सके। तो जैसे स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स देना, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक CBT भी होता है, ठीक है। किसने बनाया? मैकिनबॉम ने। एक्सरसाइज, आपने हमेशा सुना होगा डॉक्टर्स से या जो भी आपके फिजिशियंस वगैरह होते हैं, हमेशा बोलते हैं कुछ नहीं, 10 मिनट की ही सही, लेकिन डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। आप जब एक्सरसाइज करते हो ना, आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, थायराइड, फैट और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। साथ ही साथ में बॉडी रिफ्लैक्स करती है, सर्कुलेशन अच्छा होता है, लोअर होता है ब्लड प्रेशर, है ना, और ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्किपिंग हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। फिजियोलॉजिकली आप अराउज रहोगे तो स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड कर पाओगे, स्ट्रेस को कम करने में आपकी हेल्प होगी, ठीक है। देन यू हैव इज प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। तो हमको अपनी पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और हेल्थ का भी अपना ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे होंगी ये सारी चीज़ें? आपको अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाने होंगे, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड रखना होगा, आपको इमोशनल सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्रेशर को, चाहे इंटरनल हो, सोशल हो, किसी भी तरह के प्रेशर को मेंटेन या मैनेज करने की कोशिश करनी होगी। हर एक सिचुएशन में एक पॉजिटिव चीज़ देखनी होगी। ऐसा नहीं देखना होगा कि हमेशा गलती होगा, हमेशा बुरा ही होगा। किसी चीज़ में क्या एक पॉजिटिव उसका मतलब फैक्टर हो सकता है, उसको आपको पता करना है, ठीक है। तो वो भी आपको हेल्प करेगा और इस तरह से आप हेल्दी भी रहोगे। लाइफ स्किल्स में आपको क्या करना है? आपको अपने बिहेवियर को एडेप्टिव और पॉजिटिव बनाना है, ताकि एवरीडे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं आप उन्हें फेस कर पाओ और साथ ही साथ में प्रिपेयर्ड रहो लाइफ में जो भी सिचुएशंस आते हैं उन सारी चीज़ों के लिए। लाइफ स्किल्स लर्न भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लाइफ स्किल्स जो आपको हेल्प करेंगी स्ट्रेस को मीट आउट करने में वो है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली योर फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स एंड थॉट्स। आप जो भी सोचते हो, जो भी चाहते हो, जो भी करने का मन होता है, जब आप उसके बारे में कॉन्फिडेंटली खुल के बोलते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं बोलते, शर्म आती है, कैसे बोलें, क्या नहीं बोलें, जो सोचते हैं किसी को बताएंगे तो कोई हंसेगा। मैंने आपको बताया किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट डोंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ, ठीक है। तो किसी को इतना कुछ नहीं पड़ रहा है, जस्ट डू ना वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। तो जो भी आपको फील होता है जस्ट असर्ट इट। जब आप बोलने लग जाते हो, चीज़ों को एक्सप्रेस करने लग जाते हो जो आपके मन में है, तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो आपको कैसा रहना है? असर्टिव रहना है, टाइम को मैनेज करना है। कभी भी अगर आप टाइम के साथ में नहीं चल रहे हो तो टाइम निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो बेटर है कि टाइम मैनेजमेंट किया जाए। जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर टाइम आपको मिलता है पढ़ने का, लेकिन तब हम नहीं पढ़ते। जब बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम आ जाता है ना, तब हमको एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी सारी चीज़ें होती, तब हम पढ़ने बैठते हैं तो स्ट्रेस होता है। बेटर है ना कि टाइम के साथ में चलो। टाइम मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेस आपको होगा ही नहीं। रेशनल थिंकिंग, इलॉजिकल चीज़ें कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। जैसे
मैं जब डेली रात को सोता हूँ तो मुझे मेरे कमरे में भूत दिखता है, चुड़ैल दिखती है। इर्रेशनल चीजें हैं, है ना, कोई कारण नहीं है चीजों के पीछे, बस आपके मन में कोई किसी तरह का फोबिया या कोई थॉट आपने बना लिया है और उसकी वजह से अब रोज रात को आप ऐसा सोचते हो, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, स्ट्रेस में रहते हो आप। तो बेटर है ना कि वो चीजें सोचे ही नहीं। इरेशनल थॉट्स जो भी है ना, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, सब खत्म करो। नेगेटिव थॉट्स को खत्म करो। जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड है या जो आपको बार बार परेशान करती हैं, तो वो चीजों को खत्म करना होगा, तभी आप प्रेजेंट में अच्छे से जी पाओगे, है ना। तो रेशनल थिंकिंग हमको करनी है, आपको डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को खत्म करना है, इंट्रूसिव नेगेटिव एंग्जाइटी, प्रोवोकिंग थॉट्स, इन सबको खत्म करना है और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाने हैं। रिलेशनशिप्स को आपको इंप्रूव करना है। अब रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो देखो क्या होता है। अक्सर जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, किसी के भी साथ में, हमारे अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, सुनने की क्षमता, और दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने की क्षमता। मतलब एक एबिलिटी होनी चाहिए कि जब सामने वाला बोल रहा है तो आप उसको सुनो, और जब आप बोल रहे हो, है ना, तो आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को डिनाई मत करो, पर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दो। देखो, लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग एंड एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील एंड व्हाट यू थिंक। जैसे मान लो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, तो पहले ध्यान से मेरी बात को सुनो, तो मुझे लगेगा कि आप लोग बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। जब आप बोलोगे तो मैं आपकी बात को सुनूंगी, और आप उसमें मुझे गलत साबित नहीं करोगे, बल्कि आप क्या बोलोगे कि मैम आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। इज दैट क्लियर? तो ये एक ना तरीका होता है बात रखने का, बात बोलने का, जब आपकी बात सुनी भी जाती है और आप भी दूसरों की बात सुनते हो। ऐसे में क्या होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना, खुद ही खुद बोलते जाते, दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, तो उसको पसंद ही नहीं आता ऐसे लोगों के साथ रहना, ठीक है। तो इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स, एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन्स ओपिनियन। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपनी ही बात कहो, दूसरे की बात सुनो ही ना, ठीक है। तो वो भी एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जेलसी एंड बैड मूड, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है, बड़े मूडी होते हैं। मूडी इन द सेंस कि उनका मन होगा तो बात करेंगे, उनका मन होगा तो नहीं बात करेंगे, उनका मन होगा तो आपके साथ घूमने जाएंगे, उनका मन नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। ये जो एक मूडी बिहेवियर वाले लोग होते हैं ना, इनके रिलेशनशिप्स बड़े खराब रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बिहेवियर अपना नहीं रखना है। इस तरह की चीज अगर आप करोगे तो अगेन स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना है ना। आप जब अपने अंदर कुछ चेंजेस लाओगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस वाली चीजें आपसे दूर रहेंगी, जैसे असर्टिवनेस बताया, पॉजिटिव थॉट्स बताया, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। देन सेल्फ केयर, कुछ भी हो जाए अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सेल्फ केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारी चीजें कर लो, अपना ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि सबका ध्यान रखने में अपने आप को भूल जाओ, जैसे हमारी मम्मी लोग करती हैं, है ना। मम्मियाँ कभी सेल्फ केयर नहीं करती हैं। मम्मियाँ हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं कि काम कर रही हैं, दूसरों के लिए सारा दिन भर पूरा इन्वेस्ट, खुद कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती। और आप देखोगे स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को होता है या नहीं, है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, सेल्फ केयर करना है। फिट रहो, रिलैक्स्ड रहो, अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को अच्छे से फॉलो करो, माइंड एंड इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। तो आप क्या करोगे, मतलब हेल्दी रहोगे। तो जब आप स्ट्रेस होते हो, कहीं ना कहीं रैपिड और शैलो ब्रीथिंग करने लग जाते हो, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन, फ्रीक्वेंट साइज, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ब्रीथिंग पैटर्न्स को कंट्रोल करना है, या ब्रीथिंग पैटर्न्स को रेगुलेट करना है, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। हमको स्ट्रेस होता है, बहुत सारे लोग चोक कर जाते हैं, चोक इन द सेंस बहुत तेज तेज ब्रीथिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको घबराहट होती है, पैनिक करने लग जाते हैं। वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, अपने बिहेवियर में लेके आनी है। जो मोस्ट रिलैक्स्ड ब्रीथिंग होती है ना, वो स्लो होती है। आप देखोगे जब आप रिलैक्स्ड पोजीशन में रहोगे ना, तो ब्रीथिंग बहुत आराम से होती है। आप सोते हो तो ब्रीथिंग कैसे धीरे धीरे होती है, आराम आराम से होती है। आप रिलैक्स्ड हो, जब आपको टेंशन होता है ना, तो ब्रीथिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। आप देखते होगे अंदर ही अंदर थोड़ी एंग्जाइटी सी होने लग जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। स्टमक सेंटर्ड ब्रीदिंग फ्रॉम डायफ्राम, दैट इज डोम लाइक मसल बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमिनल कैविटी, ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना है। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब भी होते हैं। तो इन सब को हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। फिर आता है आपका ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। अब देखो, अनहेल्पफुल हैबिट्स जैसे वो सारी हैबिट्स जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है या अल्टीमेटली हमें अफेक्ट ही करती हैं, जैसे परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट रहे, है ना, कभी भी उसमें किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। अवॉइडेंस, चीज़ों को
अवॉइड करना, जैसे देखो अवॉइडेंस वहां पर नेसेसरी है जहां पर होना चाहिए, लेकिन हमारी फिर एक टेंडेंसी बन जाती है कि हर एक चीज को ही अवॉइड करना। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या कि पोस्टपोन करना चीजों को, ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है आज पढ़ाई नहीं कल पढ़ाई कर लेंगे, एक्सेट्रा। ये जो सारी हैबिट्स होती है ना, ये अल्टीमेटली हमको स्ट्रेस देती हैं, और अगर आप इनको चेंज कर लेते हो तो आपको स्ट्रेस को टैकल करने में हेल्प मिलेगी। देखो अवॉइडेंस मतलब समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और फेस इट। कोई चीज़ है जो कल को बुरी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आज नहीं पढ़ोगे तो कल फेल हो जाओगे, ऐसी अगर आपकी अवॉइडेंस वाली स्ट्रैटेजी है कि ठीक है पढ़ लेंगे कर लेंगे हो जाएगा, आपको पता है आप फेल हो जाओगे, है ना। अब उस एक चीज़ को अगर आप अवॉइड कर रहे हो तो अल्टीमेटली देखो फेल तो आप हो गए फिर, है ना, उस एक चीज़ को तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो इट प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और फेस इट। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर दें कि नहीं नहीं ये तो सच है ही नहीं, ये तो गलत चीज़ है, ऐसा तो होता ही नहीं है, वो एक टेंडेंसी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रोकास्टिनेशन, एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग, ठीक है कर देंगे बाद में हो जाएगा, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, है ना, तो वो चीज़ें, ये सब अगर आप खत्म करते हो तो हेल्प मिलेगी। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, आपको पॉजिटिव हेल्थ रखनी है, डिसीजेस से बचना है ना, और पॉजिटिव कैसे रहना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। स्पिरिचुअल वेलबींग भी आप कर सकते हो। पॉजिटिव हेल्थ में क्या क्या आता है कि आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, अपने आप को सेल्फ रिगार्ड देना, साथ ही साथ में लाइफ टास्क में मास्टरी होना, कोई भी काम आप करते हो तो आप अच्छे से उसको करो। रेसिलियंस होना, द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फील बेटर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट, है ना। रेसिलियंस करना मतलब जो भी चीज़ आपको अफेक्ट करती है, कोपिंग करने की एक टेंडेंसी भी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फैक्टर्स दैट एक्ट एज स्ट्रेस बफर्स एंड फैसिलिटेट पॉजिटिव हेल्थ, अब कौन कौन सी चीज़ हैं जो हमको पॉजिटिव हेल्थ में और स्ट्रेस को ख़त्म करने में, हमारे वेलबींग में हेल्प करती हैं। डाइट, आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, आप ऐसे जंक फूड वगैरह ये सारी चीज़ें मत खाओ जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप ही की हेल्थ खराब हो जाए, तो डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशन, क्वांटिटी, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एक्सरसाइज आपको करनी है, मैंने आपको बता ही दिया है, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, आसन, योगा, एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या होगा कि पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग में पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहना चाहिए, जैसे कि रियलिटी को आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि जो चीज़ रियलिटी है, जो तो होगा ही होगा, आपको उसको नहीं इग्नोर करना चाहिए। दूसरा, आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल आप होना चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट और टॉलरेट करने का भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कोई आपको गलत बोल रहा है तो ये नहीं उसने आपको गलत बोला था आप सीधे उसको मारने पहुंच गए, एक टॉलरेट वाली चीज़ भी हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ अच्छी करी है तो आपको उसके लिए अपने आप को क्रेडिट भी देना चाहिए, और साथ ही साथ में नए आइडियाज़, नई नई चीज़ों को सीखना, इन सारी चीज़ों के लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, है ना, ऑप्टिमिस्ट आपको रहना है, चीज़ों में पॉजिटिविटी आपको ढूंढनी है। सोशल सपोर्ट होना चाहिए, मतलब आपके पास लोग होने चाहिए जिनके साथ में आप चीज़ों को डिस्कस कर सको, आप उनसे बातें कर सको, ठीक है। क्वालिटी सोशल सपोर्ट होनी चाहिए, आपका सोशल नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलेंगी, जैसे कि स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, अगर उसके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो उसको हेल्प करेगा तो अल्टीमेटली उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना, तो वो चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, उसमें भी फैमिली फ्रेंड्स होने चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो आपकी केयर करता हो, जो आपको लव करता हो, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकते हो, और स्ट्रेस जैसी चीज़ों को ख़त्म करने में ये आपकी हेल्प भी करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मीटिंग लाइफ चैलेंजेस एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, आ सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग पर भी क्वेश्चन आते हैं, आपको इन चीज़ों को बस रीड करना है। यही एक चैप्टर है शायद जिसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत टिपिकल है जिसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ योर लाइफ, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ो, अच्छे से इस चैप्टर को एक बार रीड करो। आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लोगे तो आपके जो भी डाउट्स और भी अगर कोई चीज़ मन में होगी तो वो और क्लियर हो जाएगी। छोटे छोटे नोट्स बनाओ एग्जाम टाइम में ताकि रिवाइज करने में हेल्प मिले, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, और हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम और भी डिटेल में और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। और हाँ, जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर जाइए कि ऐसे वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, आप सब कुछ इजीली चैनल पर एक्सेस कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। साथ ही साथ आपको कैसे एक्सेस मिलेगा वो भी बता देती हूँ। तो यूट्यूब पर आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल है ही, वहाँ पर सभी लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, डेली वीडियोस मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से आप इसकी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। और जो वेबसाइट है वो है www
www.magnetbrains.com। आप इसको जैसे ही एक्सेस करोगे आपके सामने सभी क्लासेस कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। जो भी क्लास कोर्स सब्जेक्ट चैप्टर लेक्चर आपको यहाँ पर पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट और क्लिक करते ही वीडियो ओपन हो जाएगा। वॉच नाउ का बटन रहेगा, आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे जो भी आपको पढ़ना है सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब कुछ ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ हमारे टॉपर्स भी मिलेंगे, टॉप कोर्सेज भी मिलेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विथ बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है और सभी वीडियोस का लिंक मेरे दिया हुआ है। तो जो भी आपको पढ़ना है यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर ओनली। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर अवेलेबल है। तो जब 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है तो देरी किस बात की है, जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।